हेलो बच्चों, तो आज हम लोगों को PYQ करना है। जैसा कि आपको पता है कि पढ़ तो बहुत सारा लिया है ना। कंटेंट आपको बहुत सारा मिल गया है, आपके पास थ्योरी बहुत सारी है, किताबें बहुत सारी हैं, नोट्स बहुत सारे हैं, क्वेश्चन आंसर्स बहुत सारे हैं, मटेरियल बहुत सारा है। लेकिन आपको अब ये नहीं पता कि मैं आंसर कैसे लिखूंगा। यानी कि जब एग्जाम है तो ठीक है, मैंने पढ़ तो बहुत सारा लिया, मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ है, लेकिन बस मुझे ये नहीं पता कि मैं एग्जाम्स में लिखूंगा कैसे। तो आपके इसी प्रॉब्लम के लिए और इसका हम बहुत अच्छा सोल्यूशन लाए हैं, जिससे हम क्या करेंगे, PYQ। यानी कि इस PDF से हम केवल आपको PYQ के बारे में बताएंगे नहीं कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको किस तरह से आंसर्स लिखने हैं। PYQ कराने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपको रिप्रेजेंटेशन आए, प्रेजेंटेशन आए, कि आप किस तरह से प्रेजेंट करोगे आंसर्स को, किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। तो बेसिकली इसके लिए ये सीरीज है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, चीज़ें सीखनी है, आंसर्स राइटिंग सीखना है। जितनी भी दिक्कत है उसका एक ही जवाब, PYQ के आंसर्स आपके साथ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले अगर आप देखोगे तो एक PYQ पहले भी मैंने कराई है, वो नर्वस सिस्टम का है। आज हम लोग और भी कई PYQs हैं, आप यूट्यूब पे आप और चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे। बाकी आज हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है PYQ सारे कवर करेंगे। आप देख सकते हो ये जो स्लाइड है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर रही है, शॉर्ट आंसर, MCQ है ना, एंड मैच द कॉलम, जितने भी आपके इसमें आंसर्स हैं। और मैं आपको ना अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस कराऊंगी, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े ज़्यादा मतलब पूछे नहीं जाते, तो हम लोग वैसे क्वेश्चंस करेंगे जो मोस्टली पूछे जाते हैं, जो आपके चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तैयार हो सब लोग, स्टार्ट करें? ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई मस्ट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस क्यों करना है। तो पहले तो इसका आंसर हमको ये देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस क्यों करना होता है। चलो इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्यों कर रहा है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो वो अपने जैसे और कह सकते हैं प्रजाति, अपनी जैसी जनता नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म ना हो जाए, एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को खत्म होने का खतरा है। वो सोचता है कि अगर मैं रिप्रोडक्शन नहीं करूंगा तो मेरे जैसी प्रोजेनी यहाँ नहीं रहेगी, तो मेरा अस्तित्व एक तरह से खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन क्यों कर रहा है, ताकि वो अपने जैसे जीव जंतु को चाहता है कि वो हमारे एनवायरमेंट से ना जाएं, वो यहीं पर रहें। तो बेसिकली आप कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट रिप्रोड्यूस फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ इट्स जनरेशन या फिर कंटिन्यूटी ऑफ इट्स स्पीशीज। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो चाहता नहीं कि मेरा यहाँ से ना कोई भी मतलब अस्तित्व यहाँ से चला जाए, मैं हमेशा रहूं। तो इसलिए रिप्रोडक्शन इज द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नेम द। जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ना, तो बेसिकली आपने ये चैप्टर तो पढ़ रखा होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें क्या पढ़ना होता है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है। जब भी रिप्रोडक्शन की बात आती है तो कुछ टर्म्स हैं जिसका बार बार चैप्टर में जिक्र आएगा और जिसका बार बार क्या नाम है आपको मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि गैमीट्स की बात आएगी तो आपको पता होना चाहिए मेल गैमीट स्पर्म होता है, फीमेल गैमीट ओवम होता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात आएगी तो आपको पता होना चाहिए मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें होती हैं, फीमेल में क्या चीज़ें होती है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तो आपको PYQ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आंसर्स पे फोकस करिएगा कि आंसर्स लिखे कैसे गए। आपको एग्जाम्स में आंसर्स पॉइंट वाइज लिखने हैं, ऐसे पैराग्राफ बना के झुआ की तरह एक साथ आंसर्स नहीं लिख देने हैं, राइट। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आप जब एक साथ लिखते हो तो पहली बात तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं दिखता, दूसरी चीज़ आप भी कंफ्यूज होते हो कि आपको सपोज करो आपने पूरा पेपर लिख लिया, पूरा आपका एग्जाम खत्म हो गया, अब आप ना रिवीजन कर रहे हो, अपने आंसर्स को एक बार ऐसे फटाफट पढ़ रहे हो। तो जब आप पॉइंट लिखोगे ना तो आप हेडिंग्स लिखोगे, हेडिंग्स को आप हाईलाइट करोगे, तो वहां पे क्या होगा कि हाँ टीचर लाइक ठीक है भाई, अगर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया है तो बच्चे ने लिखा है पेयर ऑफ टेस्टिस, यानी कि इसको पता है कि पेयर ऑफ टेस्टिस होती है। कहानी नहीं लिखनी है, आंसर लिखने हैं। पैराग्राफ जब हम लिखते हैं तो हम कहानी लिख रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि बस हम ऐसे कहानी लिख रहे हैं, लेकिन ट्राई टू कि आपको क्या लिखना है, ट्राई टू आंसर इन द पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स में आंसर करना है। तो नेक्स्ट देखिए, नेम द प्राइमरी एंड एसेसरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ना व्हाट इज द प्राइमरी, देखिए दो तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नाम से बोला जाता है। एक अगर आप बोल रहे हो प्राइमरी और एक अगर आप बोल रहे हो सेकेंडरी। इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। देखो
प्राइमरी का मतलब है हम तो क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं, मेल पढ़ रहे हैं। तो सपोज करो मैंने आपसे कहा कि बताओ प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, तो इसमें आप कहोगे टेस्टिस। प्राइमरी का मतलब है जहां पर गैमीट्स बने। प्राइमरी मीन्स जो सबसे पहला काम हो रहा है। पहला काम सबसे क्या है भाई, सबसे पहला काम है गैमीट का फॉर्मेशन होना, दूसरा काम है उस गैमीट का आगे जाना, है ना। तो पहला काम क्या है, गैमीट बनना। तो जो ऑर्गन गैमीट को बनाता है दैट ऑर्गन इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो गया आपका, टेस्टिस। और सेकेंडरी क्या हो गया, जो भी आगे डक्ट्स हैं, ट्यूब्स हैं, जिसके थ्रू जो गैमीट बनी है वो आगे की तरफ ट्रैवल करेगी। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है कि जब भी आप प्राइमरी और एक्सेसरी ऑर्गन्स की बात करते हो, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया प्राइमरी ऑर्गन में आएगा टेस्टिस। अच्छा, कितनी टेस्टिस होती हैं, 2 पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं, यानी कि बेसिकली आप कह सकते हो 2 टेस्टिस होती हैं। अच्छा, ये जो टेस्टिस है ना, ये एक पाउच में प्रेजेंट होती हैं। इन पाउच को बोलते हैं स्क्रॉटल सैक। ये पाउच में क्यों प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि ताकि ना इनका जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम हो। ऐसा क्यों कि 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए टेम्परेचर टेस्टिस का, इसलिए क्योंकि टेस्टिस बना रही है स्पर्म मेटोजेनेसिस कर रही है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कर रही है। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पर्म डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसलिए जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो हमेशा 2 to 3 डिग्री लोअर होता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से। तो यही सेम चीज़ लिखी हुई है, द टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स एट द टेम्परेचर ऑफ 2 to 3 डिग्री होगा यहाँ पे, 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर दैन दी बॉडी टेम्परेचर, यानी कि आपके बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री थोड़ा सा टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो पहली चीज आप समझ गए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस है, और यहाँ का टेम्परेचर क्या है, लो है। नेक्स्ट देखिए स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट में आपका आता है वास्ट डिफरेंस, कैरी द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस, द स्पर्म डक्ट्स आर अ पेयर। बोल रहा है कि स्पर्म डक्ट जो वास्ट डिफरेंस है पेयर में है, और बेसिकली ये क्या कर रहा है, टेस्टिस से स्पर्म को लेके आगे की तरफ भेज रहा है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं, जब भी आप ग्लैंड्स की बात करते हो, जैसे हमने आपको पढ़ाया है पहले भी, एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। तो ग्लैंड का फंक्शन होता है किसी की भी चीज को सेक्रीशन देना। तो बेसिकली जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं वो कुछ ऐसे सेक्रीशंस देंगे जिसकी वजह से जो स्पर्म आगे की तरफ ट्रैवल कर रहा है ना, तो उसको आसानी होगी ट्रैवल करने में, वो रुकेगा नहीं। यानी कि कह सकते हो कि एक तरह का ल्यूब्रिकेंट दे रहे हैं या एक तरह का सेक्रीशन दे रहे हैं, जिसके स्पर्म को क्या मिल रहा है, धक्का मिल रहा है कि भाई आगे चलते जाओ, रुको मत। तो बोल सकते हो कि एक्सेसरी ग्लैंड में आता क्या है, पहले ये देखिए, सेमिनल वेसिकल। क्या आता है, सेमिनल वेसिकल एक्सेसरी ग्लैंड का पहला हिस्सा है, जो कि होता है पेयर में प्रेजेंट। कैसे होता है प्रेजेंट, पेयर में। सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सारे बेटा ग्लैंड्स के नाम है, और सारे ग्लैंड का फंक्शन है सेमिनल फ्लूइड सेक्रीट करना, एक सेक्रीशन देना, ताकि स्पर्म को मूवमेंट में क्या मिल सके, आसानी मिल सके। तो एक्सेसरी ग्लैंड में आ गया पहला क्या आपका, सेमिनल वेसिकल। कितने होते हैं ये, 2 होते हैं, क्योंकि लिखा है पेयर में। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, सेकेंड है, कितना होता है ये, 1 होता है। और इसको एंड अ पेयर ऑफ काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड को आप एक और नाम दे सकते हो, विच इज कॉल्ड एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसको क्या बोलते हो आप, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो आपसे पेपर में ये भी पूछ सकता है 1 वर्ड में, काउपर्स ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज, तो आप कहोगे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। या आपसे पूछ सकता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो आप कहोगे काउपर्स ग्लैंड, राइट। तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड हुआ, प्रोस्टेट एक ग्लैंड हुआ, काउपर्स हुआ, ये सारे ग्लैंड्स मिलके क्या बनाते हैं, सेमिनल फ्लूइड बनाते हैं। सेमिनल फ्लूइड क्या करता है, सेमिनल फ्लूइड बेसिकली सेमिनल फ्लूइड जो है क्या करता है, स्पर्म को आगे बढ़ाता है। अब सेमिनल फ्लूइड और स्पर्म जब साथ में मिल जाते हैं, ये देखो, जब सेमिनल फ्लूइड यानी कि जो भी डक्ट सेक्रीशन दे रहे हैं उससे मिलने वाला जो सेमिनल फ्लूइड होता है, जब ये और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं सीमेन। इसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन, ठीक है। तो सेमिनल फ्लूइड और स्पर्म के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पीनिस। पेनिस क्या है, फॉर ट्रांसफरिंग द स्पर्म इनटू द फीमेल, यानी कि पेनिस जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जिससे क्या होगा, जो भी स्पर्म्स फॉर्मेशन हुए हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो फीमेल में जाएंगे विद द हेल्प ऑफ पेनिस। नेक्स्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज अ कंटेन्ड इनसाइड द पेनिस कैरिंग द स्पर्म एंड द यूरिन बट एट डिफरेंट टाइम। बोल रहा है जो यूरेथ्रा है वो क्या कंटेन कर, यानी ये सपोज करो पेनिस का, जो पेनिस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा में क्या होता है,
यूरेथ्रास में स्पर्म्स भी कैरी होते हैं, यानी कि सीमेन भी कैरी होता है और यूरिन भी कैरी होता है। तो आप ये कह सकते हो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ही सेम डक्ट होता है फॉर यूरिन रिलीज करने के लिए और स्पर्म रिलीज करने के लिए। तो बेसिकली पेनिस में क्या होता है, यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रा कैरी करता है बोथ सीमेन को भी और यूरिन को भी, बट एट द डिफरेंट टाइम। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका। पहली चीज आपने इसमें क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा प्राइमरी स्ट्रक्चर पूछा तो आपने टेस्टिस के बारे में बताया कि हाँ भाई टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई वो स्पर्म बना रही है, उसको बहुत टेम्परेचर देंगे तो हमारे स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दूसरा आपने बताया कि टेस्टिस के बाद डक्ट्स आते हैं, यानी कि अब स्पर्म तो बन गया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ने अपना काम कर दिया, अब बाकी के जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो स्पर्म को उठा के लेके जाएंगे कि आओ चलो भाई तुम्हें लेके चलता हूँ। एक्सेसरी ग्लैंड क्या कहेंगे, रुको रुको मैं तुम लोग की मदद करूंगा। इन्होंने मदद किया। पीनस क्या कहेगा, अब स्पर्म बन गए, स्पर्म ट्रैवल हो गए, अब मैं इन्हें क्या करूंगा, रिलीज करूंगा। और यूरेथ्रा इज प्रेजेंट इनसाइड द पीनस जो सीमेन को लेके आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आप कह सकते हो कि सेकेंड, बहुत काफी छोटा सा आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 2 लाइन का है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो डिस्कस करते हैं इसको। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं बेसिकली। देखो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब है प्राइमरी कैरेक्टर तो ये है कि आपकी बॉडी में गैमीट बना, ठीक है। सेकेंडरी कैरेक्टर ये है कि आपकी बॉडी में कुछ बदलाव आए, चेंजेस आए। जैसे कि आप देखते हो कि जब प्यूबर्टी हिट होती है ना, या फिर क्या नाम है एडोलसेंट की एज में रहते हो तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कि मेल्स में बियर्ड आ जाती है ना, और मूछें ऐसे से आ जाती हैं, थोड़ी थोड़ी आती हैं, थोड़ी थोड़ी नहीं आती हैं। और फीमेल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी कि आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं प्यूबर्टी के टाइम पर और एडोलसेंस के टाइम पर, जब तक वो चेंजेस चल रहे हैं, तो इन चेंजेस को ही क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो मेल एंड फीमेल सेक्सेस ऑफन शो आउटवर्ड डिफरेंशिएटिंग फीचर्स। आउटवर्ड डिफरेंशिएटिंग फीचर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, आउटवर्ड डिफरेंशिएटिंग फीचर्स का मतलब है कि कुछ बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं, बाहरी तौर पे आपको बदलाव देखने को मिल रहे हैं, बॉडी में आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली इन्हीं को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। How does the temperature regulation occurs in the testis? Very interesting question। पहले आपसे बताया गया कि भाई टेम्परेचर ना कम होना चाहिए, फिर दूसरा आपसे बता रहा है अच्छा टेम्परेचर जो है कम क्यों होना चाहिए, और टेम्परेचर जो कम है ये तो हम समझ गए कि टेम्परेचर कम होना चाहिए, फिर हम ये भी समझ गए टेम्परेचर कम क्यों होना चाहिए, क्योंकि स्पर्म बन रहा है। अब हम समझेंगे कि टेम्परेचर रेगुलेशन होता कैसे है। तो इसके आंसर के बारे में, यानी कि आपको समझ लो कि एक टॉपिक से आपको 3 क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन ये बना कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, तो आपने कहा टेस्टिस। फिर आपको पूछ सकता है कितने टेस्टिस होते हैं, तो आप बोलोगे 2 होते हैं। फिर आपको पूछ सकता है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आप कहोगे स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। फिर आपसे पूछ सकता है कि स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होते हैं, तो आप कहोगे टेम्परेचर, ताकि कम रहे, टेम्परेचर क्या रहे, बॉडी टेम्परेचर से कम रहे। कम क्यों रहे, ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन इजीली हो सके। अब पूछ रहा है कि टेम्परेचर कम कैसे करते हो भाई, तो चलो इसका आंसर देखते हैं। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन द टेस्टिस। स्पर्म कहाँ बन रहा है, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन द टेस्टिस at a temperature 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर दैन द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम। दिस टेम्परेचर इज रेगुलेटेड थ्रू द मूवमेंट ऑफ द स्क्रोटम वॉल, यानी कि ये जो टेम्परेचर है इसका रेगुलेशन कौन करता है, स्क्रोटम वॉल की जो मूवमेंट होती है उसके थ्रू इसका टेम्परेचर रेगुलेट होता है। व्हेन इट इज टू हॉट द स्किन ऑफ द स्क्रोटम लूजेंस, टेस्टिस हैंग डाउन अवे फ्रॉम द बॉडी। व्हेन इट इज कोल्ड द स्किन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ड्रॉज द टेस्टिस क्लोजर टू द बॉडी फॉर वार्म। तो बोल रहा है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो स्क्रोटम क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, जिसकी वजह से टेस्टिस क्या होते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ हो जाते हैं, तो उनका टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन जब ठंड होती है तो क्या होता है कि स्क्रोटम कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से टेस्टिस क्लोज हो जाती है बॉडी से और वार्म। एकदम ऐसा भी नहीं है ना कि एकदम टेम्परेचर अलग हो, तो थोड़ा मेंटेन करने के लिए, यानी कि आप कह सकते हो कि स्क्रोटम ही मेन फंक्शन प्ले कर रहा है। मेन फंक्शन जो है स्क्रोटम का ही है टेस्टिस के टेम्परेचर को कम रखने में और टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में। तो इसीलिए टेस्टिस इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रोटम। अगर आपसे कोई पूछ रहा है व्हाई इट इज प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रोटम, वो एक पाउच में क्यों प्रेजेंट है, तो आप ये बताओगे क्योंकि स्क्रोटम ही क्या कर रहा है, स्क्रोटम के स्किन के मूवमेंट की वजह से ही टेस्टिस का टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेस्टिस बीइंग लोकेटेड। तो ये टेम्परेचर क्वेश्चन आपका सेम ही है एक तरह से, कि आपको पता है कि टेम्परेचर हाई है तो मैच्योरेशन नहीं होंगे स्पर्म के, इसलिए बेसिकली। और ये जो आपको लग रहा है ना 20 30, तो बेटा ये डिग्री है, 2 डिग्री 3 डिग्री, तो इसको 20 और 30 मत समझना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट द फंक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा चीजें बताती हूँ। देखो ये होता है, एक मैंने आपको बताया कि टेस्टिस है, ठीक है। अब टेस्टिस के अंदर होते हैं, एक मिनट, हाँ, टेस्टिस के अंदर होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या होते हैं? टेस्टिस के अंदर होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। तो टेस्टिस के अंदर होंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये वो पार्ट है जहां पर क्या होगा, ये वही पार्ट है जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि टेस्टिस प्रेजेंट है, टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल, यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप की सेल होती है। एक होती है मेल जर्म सेल और एक होती है सर्टोली सेल। पहली कौन सी होती है? मेल जर्म सेल। इसको हम लोग याद करते हैं तो हमें ये आंसर अपने आप याद हो जाएगा बिल्कुल। देखो सबसे पहले फिर से एक बार इसको करते हैं हम लोग, हाँ, थोड़ा सा सही से लिखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आएंगी। देखो तो ये आपको मैंने बताया कि टेस्टिस प्रेजेंट है, फिर मैंने आपको बताया टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। आपने कहा ठीक है मैम, इतना मैं समझ गया कि हाँ टेस्टिस प्रेजेंट है, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है ये जो ट्यूब्यूल की हम बात कर रहे हैं, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। टेस्टिस के टेस्टिकुलर इसके अंदर प्रेजेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बेसिकली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ प्रेजेंट नहीं है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइंड है, यानी कि सपोज करो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब है और इनमें 2 टाइप की सेल से ये कवर्ड है, यानी कि एक तरह से दो टाइप की सेल से ये लाइंड है। तो जो पहली सेल होती है उसको बोलते हो मेल जर्म सेल। क्या बोलते हो? मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल क्या करती है? स्पर्म का फॉर्मेशन। मेल जर्म सेल क्या करती है? स्पर्म का फॉर्मेशन। वेयर एज जो सर्टोली सेल है, वेयर एज जो सेकेंड वाली है जिसको आप बोलते हो सर्टोली सेल, वो करती है डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम, यानी कि ये करती है डेवलपिंग स्पर्म को क्या देती है? डेवलपिंग स्पर्म को देती है न्यूट्रिशन। आई होप इट इज क्लियर। यानी कि आपको ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि टेस्टिस के अंदर होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कवर्ड होते हैं 2 टाइप की सेल से, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल करता है स्पर्म का फॉर्मेशन और सर्टोली सेल डेवलपिंग स्पर्म को देता है न्यूट्रिशन। नेक्स्ट देखो आंसर पढ़ो इसका। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर इनसाइड द टेस्टिस एंड देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस मींस फॉर्मेशन करना। द इंटरस्टिशियल सेल्स व्हिच आर बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आल्सो कॉल्ड लेडिक सेल प्रोड्यूस द मेल हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। यानी कि इस आंसर में पूरा डिटेल आंसर नहीं लिखा, लेकिन मैंने आपको ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ये आपको आगे के क्वेश्चंस में जरूर मिलेगा। तो आप ये चीज याद रखना कि टेस्टिस के अंदर होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती हैं 2 लाइंस, 2 सेल्स होती हैं जिससे वो लाइंड होता है। पहले को कहते हो मेल जर्म सेल, दूसरी को कहते हो सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल विल फॉर्म स्पर्म एंड सर्टोली सेल विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। क्लियर। नेक्स्ट चीज देखो कि अब सपोज करो इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। सपोज करो तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये है और इसके बाहर वाली जगह तो खाली है ना, तो बाहर वाली जगह को आप या तो बोलते हो इंटरस्टिशियल स्पेसेस या इसको बोलते हो लेडिक सेल, दोनों बोल सकते हो। इंटरस्टिशियल स्पेसेस भी, इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल सकते हो जो कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में है, और लेडिक सेल भी बोल सकते हो। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है मेल हार्मोन बनाना जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो बेसिकली आपको अगर समझ आ रहा हो तो टेस्टिस में काफी काम हो रहा है, वहां पे मेल हार्मोन भी बन रहा है, वहां पे गेमीट भी बन रही है। पहले हमने पढ़ा कि टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी आउटसाइड क्यों? विद इन अ पाउच। क्यों? फॉर मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर, यानी कि लोअर टेम्परेचर रहे। स्क्रोटम में ही क्यों प्रेजेंट है? स्क्रोटम मेंटेन करेगा। फिर मैंने आपको बताया टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट है? लोब्स प्रेजेंट है। फिर क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ होता क्या है? यही तो स्पर्म बनता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनाता कौन है? मेल जर्म सेल, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लाइन कर रही है। अच्छा, तो डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन देता है? सर्टोली सेल। अच्छा, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाली जगह पे क्या हो रहा होता है? वहां पे लेडिक सेल होती है, वो क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन बनाती है। तो ऐसे कहानी की तरह आपको चीजें याद हो जाएंगी।
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आपको बता चुकी हूँ क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो वही सारी चीजें इसमें मेंशन है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट ये आप क्या यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट ये है कुछ मैच द कॉलम। देखो स्क्रोटम बेसिकली क्या है, स्क्रोटम अभी हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं, स्क्रोटम लोअर टेम्परेचर में हेल्प करेगा। मियोसिस क्या है, मियोसिस, मियोसिस अभी हम लोग जब मियोसिस बेसिकली किस किस डिवीजन में मियोसिस हेल्प होता है, मियोसिस हेप्लॉइड बनाता है ना, गैमीट्स को क्या करता है, हेप्लॉइड बनाता है, तो इसलिए मियोसिस का आंसर होगा हेप्लॉइड। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, देखो यूरेथ्रा, पहले देखो यूरेथ्रा क्या करेगा, यूरेथ्रा बेसिकली यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देगा। फिर आपको दिया है ये एक्रोजोम, यूरेथ्रा देखो क्या है, यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है, और एक्रोजोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्पर्म के हेड पर प्रेजेंट होता है। तो आपके सारे आंसर्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। देखो लास्ट में यही लिखा होगा, एक्रोजोम स्पर्म हेड और यूरेथ्रा क्या है, कॉमन पैसेज। नेक्स्ट देखो, नेम द टू बेसिक टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ब्रिंग आउट टू मेन डिफरेंस इन, यानी कि आपको बता रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ए सेक्सुअल, जैसे कि मैंने बताया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वो डिस्कस करेंगे, जो मुझे लग रहा है कि हाँ मतलब एक्स्ट्रा है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट सारे ही हम डिस्कस करेंगे। नेम द टू बेसिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं भाई, ये तो कह दो मुझे पता है मैं खुद ही कर लूंगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप जानते हो, सेक्सुअल के बारे में आप जानते हो क्योंकि आप चैप्टर पढ़ चुके हो अच्छे से, है ना। तो ए सेक्सुअल का मतलब है कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें केवल 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 सिंगल पेरेंट प्रेजेंट है, यानी कि ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें कौन प्रेजेंट है, केवल और केवल एक सिंगल पेरेंट प्रेजेंट है। सपोज करो ये पेनिक है, इसको मैंने तोड़ दिया, है ना, तोड़ूंगी नहीं वैसे, सपोज करो तोड़ दिया, तो दोनों क्या करेंगे, इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल। वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है, वेरिएशन देता है। हम सब एक अपने एकदम भाई बहन एकदम अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपी नहीं है, वी आर नॉट क्लोन, हम क्लोन नहीं है, वी आर नॉट कार्बन कॉपी। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में यही तो अंतर होगा ना। नो gametes are formed, gametes are formed only when parent is involved, usually two parent male and female involved। बहुत ही जल्दी हो जाता है ये, रैपिड प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस, राइट। तो ये तो एकदम बच्चों वाली चीजें हमें पता ही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है, अब देखो यहाँ पर बता रहा है कि आपको ये चीजें आपको याद करने वाली हैं, तो इसको मैं आपको लर्न कराती हूँ। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, टेस्टिस के बारे में तो आपने पढ़ लिया। फिर टेस्टिस के बाद ना असेसरी डक्ट्स आते हैं, क्या आते हैं, असेसरी डक्ट। असेसरी डक्ट का मतलब है कि जो टेस्टिस से स्पर्म को आगे की तरफ लेके जाएंगे पीनस तक, है ना। और ग्लैंड्स क्या है, ग्लैंड्स हेल्प करेंगे उन डक्ट की, यानी कि ग्लैंड ऐसा सेक्रीशंस देंगे ताकि डक्ट से इजीली स्पर्म आगे मूव करे। तो हर एक डक्ट की लोकेशन हमें पढ़नी है और हर एक डक्ट का थोड़ा फंक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। चलिए देखिए, सबसे पहले आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, एनसर्कल्स यूरेथ्रा। तो ये आपको क्या करना है, ये यूरेथ्रा को एनसर्कल कर रहा है एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि जहां पर यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके बेस पर ये प्रेजेंट होता है और ये सिंगल ग्लैंड है। फंक्शन इसका क्या है, इसका जो सेक्रीशन है वो अल्कलाइन है। दो तरह का सेक्रीशन हो सकता है, या तो एसिडिक होगा या तो अल्कलाइन होगा। तो ये सेक्रीशन कैसा है, अल्कलाइन है, एंड दस प्रोटेक्ट्स स्पर्म बाय न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द यूटेरस। यानी कि देखो यहाँ पर ये बहुत समझने वाली चीज है, जो यूटेरस होता है ना, यूट्रस यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या प्रेजेंट होता है, वेजाइना होता है, यूट्रस होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है। तो जो यूट्रस और वेजाइना का जो एटमॉस्फेयर है वो होता है एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो सेक्रेशन देता है वो देता है बेसिक, थोड़ा एल्कलिन सेक्रेशन दे रहा है। तो आपको पता होगा एसिड और बेस को अगर मिलाओगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो बेसिकली यहाँ पर बोल रहा है कि जो प्रोस्टेट है वो जो सेक्रेशन देगा वो अल्कलाइन देगा, क्योंकि यूट्रस का एनवायरनमेंट एसिडिक है, और जब स्पर्म यूट्रस में जाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में कोई दिक्कत वहां पे नहीं होगी, तो इसलिए ऐसा सेक्रेशन देता है। अब आ जाओ काउपर्स ग्लैंड पे। अब मुझे एक मिनट बताओ कि हमने काउपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम आपको क्या बताया था, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, बताओ। बताओ 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 बताओ,
देखो काउपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम था बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये होते हैं ओवल ग्लैंड्स। कितने होते हैं? एक नहीं होते हैं, दो होते हैं। कहाँ होते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होते हैं, यानी कि बीनीथ, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है, आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा। फंक्शन क्या है? म्यूकस विच ल्यूब्रिकेट्स द एंड ऑफ पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि ये क्या करते हैं? ये एक तरह का सेक्रीशन देते हैं, म्यूकस जिसको बोलते हैं। सेक्रीशन क्या करता है? सेक्रीशन ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है, यानी कि व्हेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि आप बोल सकते हो व्हेन पीनिस गोज इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फॉर इजैक्यूलेशन, तो उस टाइम पे, इंटरकोर्स के टाइम पे ये क्या देता है? सेक्रीशन देता है। नेक्स्ट आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक लॉन्ग डक्ट है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से आगे की तरफ चलता है। इट इज अ लॉन्ग डक्ट which runs from the urinary bladder through the penis and opens at its tip, और उस टिप को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। उस टिप को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है फंक्शन क्या है। आपको मैं इसका फंक्शन बता चुकी हूँ कि यूरिन भी रिलीज करता है ये, और सीमेन भी कॉपुलेशन के टाइम पर। नेक्स्ट है एपिडाइडमिस। इट इज अ कॉमा शेप। कैसे शेप का है ये? क्वामा शेप का। ये तो आपको याद करने वाली चीजें हैं, बेसिकली आपको एक एक डक्ट के बारे में याद करना है। क्वामा शेप्ड है, हाईली कॉइल्ड है, और इसका कनेक्शन है टेस्टिस के साथ। भाई सारे डक्ट्स का कनेक्शन टेस्टिस के साथ ही होगा। देखो दो टेस्टिस जब लेते हैं ना तो TSTES लिखते हैं, और एक टेस्टिस लिखते हैं ना तो TESTIS लिखते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि स्पेलिंग एक जगह गलत है और एक जगह सही है। फंक्शन क्या है? स्पर्म्स लीव द टेस्टिस एंड एंटर इनटू एपिडाइडमिस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। देखो सबसे पहले क्या है? टेस्टिस आता है, ठीक। टेस्टिस के बाद क्या आ रहा है? एपिडाइडमिस। तो इसको देखो क्या हो गया, गोचा गाची टाइप्स हो गई ना। रुको फिर से लिखते हैं। चलो देखो क्या बता रही थी मैं? हाँ, तो ये सपोज करो ये है टेस्टिस। अब टेस्टिस में क्या बना बेटा? स्पर्म बना। अब ये स्पर्म कहाँ को जाएगा? ये स्पर्म जाएगा एपिडाइडमिस भाई के पास, ठीक है। स्पेलिंग आप देख लेना, उसमें उधर लिखी हुई है, लिख देती हूँ एक बार फिर से। ठीक है, एपिडाइडमिस के पास कॉमा शेप होता है। स्पर्म लीव द टेस्टिस। स्पर्म टेस्टिस को लीव करेगा, यानी कि टेस्टिस को छोड़ेगा, कहेगा टेस्टिस बाय बाय, अब मैं जा रहा हूँ, तुमने मुझे बनाया, आई एम थैंक यू सो मच, अब मैं जा रहा हूँ एपिडाइडमिस के पास, क्योंकि आगे का काम वो करेगा, मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली स्पर्म कहाँ गया? टेस्टिस से बाहर आया, और टेस्टिस से कहाँ चला गया? एपिडाइडमिस में। इट इज अ साइट फॉर अ स्पर्म मैच्योरेशन। यहाँ पर स्पर्म बन तो गया है, लेकिन जो उसको फर्दर मैच्योरिटी चाहिए, यानी कि जो भी उसको समझाने का काम है, वो एपिडाइडमिस कर रहा है। एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो, मैच्योरेशन का काम कर रहा है। अब स्पर्म यहाँ पर क्या रहेगा? स्टोर रहेगा। सेमिनल वेसिकल पेयर ग्लैंड्स हैं, लिविंग पोस्टीरियर एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अभी सेमिनल वेसिकल के बारे में आप पढ़ रहे हो, ग्लैंड आ गया कि ये एल्कलाइन सेक्रीशन देगा, जो कि एक तरह से शुगरी फ्लूइड है, जो स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करेगा। मोटिलिटी का मतलब है मूवमेंट में हेल्प करेगा। वास डिफरेंस एपिडाइडमिस के बाद आएगा। पहले आया टेस्टिस, पहले आप ना डक्ट्स पढ़ लो, ग्लैंड्स फिर पढ़ेंगे बाद में। बीच बीच में ग्लैंड्स आ रहे हैं, बट आप उसको भी इग्नोर कर दो, अभी इसको मत देखना, ठीक है। अभी जो मैं बता रही हूँ वो पढ़ो पहले। तो सबसे पहले क्या आया? टेस्टिस आया, फिर आया एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस के बाद आता है वास डिफरेंस, ठीक है। वास डिफरेंस के बाद क्या आएगा? वास डिफरेंस के बाद एक और चीज वासा एफरेंशिया आता है, बट दैट इज नॉट इन योर कोर्स। तो बेसिकली आप देखो कि टेस्टिस के बाद आया एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस के बाद आया वास डिफरेंस। अब ये स्पर्म डक्ट वास डिफरेंस, इस पार्ट ये कहाँ से, जहां पे एपिडाइडमिस खत्म हो रहा है, वहीं से वास डिफरेंस क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। तो इसको आप इस तरह से समझो कि ग्लैंड्स के बारे में भी पढ़ते हैं, पहले आप ये डक्ट्स के बारे में पढ़ लो। आपको ये पढ़ना है कि यहाँ पर क्या था, इधर देखना, उधर मत देखो, आंसर्स में थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्या था? अरे फिर गोचा गाची हो जाती है। अच्छा शायद ये इससे हो रहा है ना, ये हाथ से मेरे। चलो ठीक है, कोई नहीं, फिर से देखते हैं। देखो थोड़ा दूर करके लिखेंगे, ठीक। ये देखो, ये सपोज करो ये क्या था? टेस्टिस। टेस्टिस में क्या बन रहा था बेटा? स्पर्म बन रहा था। अब यहाँ से सबसे पहले कौन सा डक्ट आएगा? जिसका नाम है ई से, यानी कि एपिडाइडमिस। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? वास डिफरेंस।
तीसरे नंबर पे एक आता है वासा एफरेंशिया, तो ये आपके में नहीं दिया हुआ है, तो आप ये समझो कि टेस्टिस से स्पर्म को लिया एपिडाइडमिस ने, यहाँ से ये चला गया वास डिफरेंस में, और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर को लूप करते हुए यूरेथ्रा में जाएगा, जिसकी वजह से पीनस की हेल्प से बाहर निकल जाएगा। ये हो गए डक्ट के बाद। जब ग्लैंड की बात आप कर रहे थे, तो ग्लैंड में आपने सबसे पहला ग्लैंड किसके बारे में पढ़ा? काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड कैसा सेक्रीशन दे रहा है? काउपर्स ग्लैंड अभी मैंने आपको बताया था म्यूकस सेक्रीशन दे रहा है। प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा सेक्रीशन दे रहा है? एल्कलाइन सेक्रीशन दे रहा है। तो आप हमेशा ग्लैंड को अलग लिखना, और यहाँ पे मिक्स लिखा है, ये पीवाईक्यू के इसमें जो है मिक्स लिखा है, लेकिन आपको मिक्स नहीं लिखना है, क्योंकि आप भूल जाओगे कि डक्ट कौन था, ग्लैंड कौन था। तो बेसिकली एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, ये डक्ट है, ये ट्यूब है जिनके थ्रू स्पर्म जाएगा, और सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और काउपर्स, ये सारे ग्लैंड हैं जो कि सेक्रीशन देंगे, जिसकी हेल्प से स्पर्म आगे की तरफ मूव करेगा। तो क्लियर है ना ये? तो बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन बता दिया, काउपर्स का बता दिया, यूरेथ्रा इज ऑल्सो अ लॉन्ग डक्ट, यानी कि ये भी एक ट्यूब है। एपिडाइडमिस का फंक्शन बता दिया, ये भी एक ट्यूब है। सेमिनल वेसिकल क्या है? सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है जो कि सेक्रीशन दे रहा है, जिसकी वजह से स्पर्म को आसानी हो। ये भी अल्कलाइन नेचर का सेक्रीशन देगा, थोड़ा सा शुगरी और फ्लूइड सेक्रीशन देगा, ठीक है, ताकि इजैक्यूलेशन के टाइम पर स्पर्म का मूवमेंट इजीली हो। नेक्स्ट आता है आपका वास डिफरेंस। देखो लिखा है कैरी स्पर्म स्ट्रेट फ्रॉम एपिडाइडमिस टू यूरेथ्रा, यानी कि वास डिफरेंस एपिडाइडमिस से डायरेक्टली कहाँ लेके जाएगा? यूरेथ्रा में। एक बार मैं इसको आपको फिर बताना चाहूंगी, ठीक है। देखो, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा जगह है, तो वहां पे समझते हैं इसको। चलो यहीं पे समझते हैं। अच्छा, ये देखो यहाँ पे हम समझते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या मैं बताना चाह रही थी आपको कि टेस्टिस है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ पर आप एक बार समझ लोगे ना तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। टेस्टिस कैसा है? ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या बनेगा यहाँ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में? कह दो स्पर्म बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब ये स्पर्म किसकी हेल्प से आगे जाएगा? एक्सेसरी डक्ट की हेल्प से आगे जाएगा। कौन कौन से होते हैं डक्ट? तो डक्ट होते हैं हमारे, सबसे पहले आता है एपिडाइडमिस। सबसे पहले क्या आता है? एपिडाइडमिस। फिर आता है वास डिफरेंस, एक और होता है वासा एफरेंशिया, बट आपको उसके बारे में भी नहीं पढ़ना। वास डिफरेंस के बाद क्या आ जाता है? वास डिफरेंस के बाद आता है यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा किसके अंदर प्रेजेंट होता है? पीनस के अंदर प्रेजेंट होता है। यूरेथ्रा, पीनस में जो ओपनिंग होती है उसको क्या बोलते हो? यूरेथ्रल मीटस। पहली चीज ये हो गया। सेकंड आपका आता है एक्सेसरी ग्लैंड। ग्लैंड की जब बात करते हो तो सबसे पहला ग्लैंड आता है सेमिनल वेसिकल। अरे वाह, ये तो कितना सुंदर है, स्टार बन रहा है ना। सेमिनल वेसिकल, नाइस। नेक्स्ट देखो सेमिनल वेसिकल, फिर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है? काउपर्स ग्लैंड। देखो, तो अब यहां से समझने की कोशिश करो कि पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था? टेस्टिस। ये था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये सारे कैसे सेक्स ऑर्गन है? ये है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये देख रहे हो कितना मस्त, ये एकदम स्टार भी तुम्हें कह रहा है समझा दो। देखो, तो टेस्टिस था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी डक्ट क्या था? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें सबसे पहले क्या था? एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा। यानी कि टेस्टिस से स्पर्म गया एपिडाइडमिस में, एपिडाइडमिस से स्पर्म गया वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस फाइनली इसको लेके जाएगा यूरेथ्रा तक। और ये आपको पता है कि यूरेथ्रा से पेनिस के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट आता है ग्लैंड। ग्लैंड में आता है सेमिनल वेसिकल, काउपर्स ग्लैंड और बल्बो, विच इज आल्सो कॉल्ड एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड। सबका आपको फंक्शन पता है कि इन सबका फंक्शन होता है सेक्रीशन करना, सेमिनल फ्लूइड सेक्रीट करना, जिसके थ्रू स्पर्म की मोटिलिटी इजीली हो। और अल्कलाइन नेचर का ये सेक्रीशन देते हैं ताकि यूट्रस का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो न्यूट्रल हो जाए। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है व्हाट इज सीमेन। तो सीमेन मैंने आपको बता दिया कि जो सेक्रीशन है सेमिनल वेसिकल का, द सेक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड स्पर्म प्रोड्यूस अ मिल्की फ्लूइड नोन एज सीमेन, यानी कि सेमिनल वेसिकल जो सेक्रीशन दे रहा है, सेमिनल फ्लूइड जिसको बोल रहे हैं हम, और सीमेन जब आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, और सॉरी स्पर्म जब आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, सीमेन। नेक्स्ट है वाटर प्राइमरी। तो ये तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं भाई, मेल्स में जो है टेस्टिस प्राइमरी है क्योंकि स्पर्म टेस्टिस में बन रहे हैं। अभी जब फीमेल रिप्रोडक्टिव का भी एक भी हमने क्वेश्चंस नहीं पढ़ा है, अभी जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ओवरीज क्या है, ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल में, क्योंकि जो ओवम होता है यानी कि फीमेल गैमीट होता है वो बनता है ओवरी के अंदर। जस्ट लाइक मेल में टेस्टिस क्या होती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसी तरह फीमेल में ओवरीज होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसा काम टेस्टिस का होता है मेल में, वैसे ही काम ओवरी का होता है फीमेल में, बस दोनों के नाम परिवर्तन हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए, नेम द पैसेज इन सीक्वेंस थ्रू विच द स्पर्म्स आर कैरिड। तो ये चीज आपको बता दिया, सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल से नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स आएंगे, कई सारे डक्ट आएंगे। अब देखो आपको तो ये चीज पता थी ना कि स्पर्म कहाँ बनते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल में। फिर सेमिनिफेरस टिब्यूल से कई सारे ट्यूब्स, जितने भी सेमिनिफेरस टिब्यूल, जैसे सपोज करो हर टेस्टिकुलर लोब्यूल से 2 से 3 से 4 1 to 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर निकलता है, वो होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल कई सारे हैं, सब आपस में कंबाइन करेंगे तो एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब बनाएंगे, इफ्रेन डक्ट तक जाएंगे। फिर यहां से क्या होगा, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, और लास्ट वन इज कॉल्ड एज यूरेथ्रल ओपनिंग। ये आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कि ये यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ पे देखो ये एक जो ट्यूब आपको दिख रहा है, दिस इज वास डिफरेंस। ठीक है, ये आपको पीनिस दिख रहा है, यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग है, दिस इज टेस्टिस। इसी टेस्टिस के अंदर ये क्या है, स्क्रोटल सैक। दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज काउपर्स ग्लैंड, और ये कौन सा ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल। नेक्स्ट देखिए, Why are the sperm produced in large numbers? बोल रहा है कि आपको अगर बताऊं मैं तो स्पर्म ना समझ लो आपके एक सेकेंड में कम से कम 1000 स्पर्म बन रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड में कम से कम कितने स्पर्म बन रहे हैं, 1000 स्पर्म बन रहे हैं। तो बेसिकली, लेकिन ओवम में ऐसा नहीं होता, ओवम में ऐसा थोड़ी होता है। ओवम में तो आपको पता होगा ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे एक ही एग रिलीज होता है। तो बेसिकली स्पर्म की क्वांटिटी इतनी ज्यादा क्यों है, स्पर्म इतने ज्यादा क्यों बन रहे हैं, तो उसका हम ये क्वेश्चन करेंगे। देखो 54 हमारे प्लस स्लाइड है और हम 12 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे आंसर देना है, एग्जाम्स में आप कैसे आंसर करोगे। तो आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि पीवाईक्यू पढ़ते पढ़ते आपका पूरे चैप्टर का क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है एक तरह से। यहाँ पे केवल क्वेश्चंस ही नहीं डिस्कस हो रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका बेसिकली क्या हो रहा है, पूरा रिवीजन हो जा रहा है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जब समझोगे तो और अच्छा लिखोगे। ये जो आंसर्स लिखे हैं ना, समझ लोगे तो इनसे अच्छे आंसर्स आप लिख पाओगे। इन्होंने देखो, इनके आंसर्स में देखो मिक्सिंग कर दी इन्होंने, डक्ट ग्लैंड सब एक जगह लिख दिया। बट आपने पढ़ा है, आपको पता है कि डक्ट अलग है, ग्लैंड अलग है, तो आप पहले सारे डक्ट का एक्सप्लेनेशन करके फिर ग्लैंड का एक्सप्लेनेशन करोगे। हेडिंग डालोगे एक्सेसरी डक्ट, लिखोगे कितने होते हैं, फिर हेडिंग डालोगे एक्सेसरी ग्लैंड, फिर लिखोगे। तो ऐसे ही साथ में पढ़ते रहो और अच्छा काम करते रहो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है वाई आर द स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स, यानी कि स्पर्म्स इतने सारे क्यों बनते हैं, ओवम तो कम बनता है, स्पर्म इतने सारे क्यों बनते हैं। तो देखो, द लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म इज 3 to 5 days एंड इट इज ओनली बाय चांस द स्पर्म कैन फर्टिलाइज द ओवम। द ओवम इज प्रोड्यूस, पहले पढ़ लेते हैं फिर समझेंगे। द ओवम इज प्रोड्यूस वंस इन 28 days साइकिल एंड दैट टू ओनली 1 ओवम। बोल रहा है the ovum also remains mature for 2 days and within that time one sperm must fertilize it and that is why the sperm are produced in large numbers। देखो स्पर्म की क्वांटिटी क्या है, कम, सॉरी स्पर्म की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा, ओवम की क्वांटिटी क्या है, कम। तो यहाँ पे ये केस होता है कि सपोज करो रेस लग रही है, बहुत सारे स्पर्म है, कोई स्पर्म कह रहा है मैं जाऊंगा ओवम के पास, कोई स्पर्म कह रहा है मैं जाऊंगा ओवम के पास, बट जो सबसे तेज आगे की तरफ मूव करेगा, जो जीतेगा रेस में, वही ओवम के पास पहुंचेगा। तो बेसिकली ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत सारे ओवम है तो स्पर्म्स को चिंता ही नहीं है कि भाई अरे बहुत सारे ओवम है, किसी के पास भी चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ओवम क्या है, एक ही है ना, लेकिन स्पर्म कितने हैं, बहुत हैं। तो जब कोई इंसान एक सपोज करो कोई एक ही इंसान है तो उसकी ज्यादा वैल्यू की जा रही है ना, स्पर्म की तो कोई वैल्यू नहीं, बहुत सारे हैं। क्या ओवम स्पर्म की वैल्यू कर रहा है, नहीं कर रहा। ओवम कह रहा है बहुत सारे स्पर्म है, तुम नहीं आओगे कोई और है, ठीक है कोई बात नहीं, बट स्पर्म को तो ओवम की वैल्यू है ना, क्योंकि ओवम तो एक ही आ रहा है, एक 28 days के बाद वो भी आ रहा है, इतने दिनों बाद आ रहा है।
तो इसलिए क्या होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में स्पर्म बनते हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, जो स्पर्म की लाइफ होती है वो 3 से 5 दिन की होती है, और जो हमारे ओवम की लाइफ है वो भी ऐसी होती है। ओवम हमेशा, यानी कि जो हमारा यूट्रस है वो हमेशा चाहता है कि ओवम स्पर्म से फर्टिलाइज हो। यूट्रस ये चाहता है कि ओवम स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाए। तो अगर हमारी बॉडी में ओवम जो है रिलीज हुआ, अभी हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे ना, और अभी मैं पूरा इसका डिटेल चीज़ें भी पढ़ाऊंगी जो कि हमारे बैच में चल रही है, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें मतलब पूरा ये चैप्टर अभी हुआ ही नहीं है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल में चलेंगी, तो आप वो भी देख सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है कि सपोज करो कि जो ओवम है, तो ओवम को क्या चाहिए, स्पर्म चाहिए। ओवम कहेगा स्पर्म भाई आओ मुझे फर्टिलाइज कर दो, लेकिन सपोज करो कि स्पर्म नहीं आया, तो वही ओवम जो है हमारी यूट्रस की वॉल के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल में निकल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब निकलता है ना तभी ओवम बाहर आता है। हमारी बॉडी में ओवम तो पहले ही आ जाता है। ओवम सपोज करो 1 to 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जिसमें से 14, इसको मैं ऐसे समझाती हूँ, सपोज करो 1 जून से लेकर के 28 जून तक की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो जिसमें से 14 जून को क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में ओवम रिलीज होगा। 14 जून को क्या होगा, आपकी बॉडी में ओवम रिलीज होगा। अब ओवम रिलीज हो गया, अब ओवम बैठा है, वेट कर रहा है, स्पर्म आओ स्पर्म आओ, स्पर्म नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, 28 जून तक आपकी बॉडी से ओवम बाहर निकल जाएगा विथ मेंस्ट्रुअल ब्लड। लेकिन अगर यहाँ पे स्पर्म आ गया, 14 डे पे बैठा है ओवम एकदम तैयार व्यार होकर, टाई वाई लगा के, तो ओवम टाई नहीं लगाएगा, साड़ी वाड़ी पहन के चलो, ओवम आराम से बैठा हुआ है, स्पर्म आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और फर्दर प्रेगनेंसी होगी। तो ये होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द अबव डायग्राम। द अबव डायग्राम इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन एज सीन फ्रॉम साइड व्यू। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ मेल पेनिस। मेल पेनिस का रोल क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये क्या करता है, रिलीज करता है स्पर्म को, यानी कि पेनिस ही क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर बेसिकली आप बोल सकते हो इजैक्यूलेशन होता है, जिसकी वजह से स्पर्म क्या होते हैं, रिलीज होते हैं इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसकी वजह से फर्दर फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो क्या आप जरूरत है ये समझने की, इतना पढ़ने के बाद क्या आपको समझना है कि रिप्रोडक्शन है क्या। नेक्स्ट देखो, हाउ डज द यूट्रस प्रिपेयर फॉर द रिसेप्शन ऑफ जाइगोट। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हम थोड़ा सा ना आपको मेल फीमेल के बारे में कोई क्वेश्चन अभी नहीं है, हम आपको थोड़ा सा फीमेल के बारे में पहले पढ़ा देते हैं। देखिए देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पहले पढ़ा देते हैं थोड़ा सा, फिर आपको क्वेश्चन कराते हैं। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या आएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आएगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आएगी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आएंगी पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज के बाद आता है बेटा फेलोपियन ट्यूब, विच इज, जिसको आप ओवी डक्ट भी कह सकते हो, फेलोपियन ट्यूब, जिसको आप क्या कह सकते हो, ओवी डक्ट। ठीक, इसके बाद आता है यूट्रस, फिर आप कह दो वेजाइना, फिर आप कह दो सर्विक्स, और बाकी आउटर रीजन्स भी बहुत सारे हैं। आउटर यानी कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी है, होता है फीमेल्स में, जैसे उसमें पीनिस होता है मेल में, उसी तरह फीमेल्स में जो एक्सटर्नल रीजन है वो मॉन्स प्यूबिस है, क्लाइटोरिस है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, तो ये सारी चीज़ें हैं। हाइमेन भी आता है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली अगर यहाँ पर आप देखो तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आया, पेयर ऑफ ओवरीज। आपको पता है कि ओवरीज में क्या बनेगा, ओवरीज में बनेगा ओवम दीदी बन जाएंगी ओवरी के अंदर। अब ये जो ओवम दीदी बनी, अब ये कहाँ जाएंगी, अब ये जाएंगी फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में ये किसका इंतजार करेंगी साड़ी पहन के, स्पर्म का इंतजार करेंगी बेसिकली। ठीक है, स्पर्म का ये क्या कर रही है, यहाँ पे वेट कर रही है, तैयार व्यार होकर एकदम सज धज के स्पर्म का वेट कर रही है। सपोज करो स्पर्म आया तो ये कहाँ चले जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। स्पर्म आया तो ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे, और ये फर्टिलाइज करके बनाएंगे जाइगोट। क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट यूट्रस में जाएगा,
और यूट्रस की दीवार से, यूट्रस की वॉल से चिपक जाएगा और यूट्रस की वॉल इसको पूरा कवर कर लेगी और यूट्रस की वॉल का नाम है एंडोमेट्रियम। लेकिन अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो यही ओवम यूट्रस की वॉल एंडोमेट्रियम के साथ बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। नेक्स्ट आता है वेजाइना। वेजाइना बेसिकली एक डक्ट है, एक ट्यूब है जिसके थ्रू, जिसके अंदर बेसिकली आप कह सकते हो कि पीनस क्या करता है, इजैक्यूलेशन करता है। क्या करता है? इजैक्यूलेशन करता है, जिसके थ्रू स्पर्म जो है आगे की तरफ फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। अब वेजाइना और सर्विक्स ये मिल के बनाते हैं बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल यानी कि जब बेबी बॉर्न होता है तो बेसिकली ये पार्ट मिलके क्या बनाता है? बर्थ कैनाल। तो बेसिकली ये थोड़ा सा ओवरव्यू था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ताकि आपको आंसर समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है कि यूट्रस क्या, तो यूट्रस क्या होता है? तो बेसिकली आपको बताया कि आपको ये पता है कि स्पर्म ओवम से अगर मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होके क्या बन जाएगा? फर्टिलाइजेशन होके बनेगा जाइगोट। अब ये जाइगोट ना कुछ टाइम बाद यूट्रस यानी कि एक हफ्ते के अंदर ये जो है यूट्रस के अंदर चला जाएगा। यूट्रस की जो लाइन थी ना एंडोमेट्रियम, यूट्रस की जो लाइन थी एंडोमेट्रियम, अभी तक वो क्या करती थी? अभी तक वो शेड हो जाती थी ओवम के साथ, अभी तक वो क्या हो जाती थी? शेड हो जाती थी। लेकिन अब यूट्रस बड़ा खुश हो गया। यूट्रस ने कहा मैं तो यही चाहता था कि ओवम हो जाए फर्टिलाइज, और ओवम हो गया फर्टिलाइज, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, अब मैं यही रहूंगा। तो एंडोमेट्रियम ने बोला कि अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, अब मैं यही रहूंगा। तो बेसिकली एंडोमेट्रियम की लाइन क्या हो गई? थिक। एंडोमेट्रियम बहुत दिन तक रहेगा यूट्रस में ही, तो बेसिकली उसकी लाइन कैसी? थिक करेगा खुद को। थिक क्यों करेगा? ताकि जो बेबी डेवलप होगा उसको वो प्रोटेक्शन दे सके, उसको कवर कर सके, उसको कवरिंग दे सके। समझ आया? तो इसलिए यूट्रस की लाइन थिक होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हाउ डज द यूट्रस प्रिपेयर। पढ़ चुके हैं हम ये देखो, ये ऐसा सांप जैसा स्ट्रक्चर है ना, यही है स्पर्म। इसका स्ट्रक्चर देखो, ये है स्पर्म की टेल जो कि स्पर्म को करेगी मूवमेंट में हेल्प। ये है स्पर्म का हेड जहां पे बेसिकली एक्रोसोम की फ्लूइड फिल्ड कैविटी भरी है। ये वाला पार्ट ओवम के अंदर ऐसे पेनिट्रेट करेगा और ओवम की वॉल में चेंजेस करेगा जो ये फ्लूइड है इसके थ्रू। ये है माइटोकॉन्ड्रिया जो इस पूरे स्ट्रक्चर को देगा एनर्जी। तो ये स्ट्रक्चर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया कॉल्ड। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को बोलते हैं वल्वा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको ये बतानी है कि फीमेल्स में अभी आपने क्या पढ़ा था कि मेल्स में यूरिन रिलीज के लिए और स्पर्म रिलीज करने के लिए एक ही ओपनिंग है। कितनी ओपनिंग है? एक ही ओपनिंग होती है भाई, जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। ठीक है, लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं है। फीमेल्स में ओवम रिलीज करने के लिए, या जिसको आप कह सकते हो एग रिलीज करने के लिए और यूरिन रिलीज करने के लिए 2 ओपनिंग्स हैं। कितनी ओपनिंग्स हैं? 2 ओपनिंग्स हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि फीमेल्स में यूरिन और केवल जो वेजाइना है वहाँ से केवल मेंस्ट्रुअल ब्लड और वहाँ से बेबी आता है, बाकी यूरिन के लिए जो है फीमेल्स में सेपरेट ओपनिंग होती है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द लाइफ स्पैन। तो ये हम कवर कर चुके हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को हम वल्वा बोलते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट ओपनिंग है ऑफ द यूरेथ्रा एंड वेजाइना। यूरेथ्रा अलग है, वेजाइना अलग है। मेंस्ट्रुअल ब्लड कहाँ से आ रहा है? वेजाइना से आ रहा है, यूरिन यूरेथ्रा से। नेक्स्ट है व्हाट इज ग्राफियन फॉलिकल, मेंशन द पाथ ऑफ ओवा। As the egg grows larger, the cell sac around called follicle also enlarges. ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए स्पेस है ना, यहाँ पे समझते हैं। ये तो अभी आपने पढ़ लिया है ना, इस क्वेश्चन को कट कर दो, ये तो आप पूरा पढ़ चुके हो डिफरेंट सारे ग्लैंड्स के बारे में। देखो बेसिकली यहाँ पर था कि ओवम का फर्ट, देखो सपोज करो ये ओवम है, ठीक है, तो ओवम के ऊपर ना कई सारी ऐसे लेयर्स आ जाती हैं, ओवम को प्रोटेक्शन देती हैं। इनको बोलते हैं फॉलिकल, इनको क्या बोलते हैं? फॉलिकल। और इन्हीं को कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। अब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करती हैं। क्या होती है? रप्चर यानी कि फट जाती है, बेसिकली रप्चर करती है। तो जब ये रप्चर करती हैं तो ओवम बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है,
है ना, जब ये रप्चर करती हैं तो ओवम बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है, तो ये ओवम में होता है, यानी कि जब ओवम डेवलप होता है तो उसके ऊपर कई सारी लेयर्स होती है विच इज कॉल्ड एज फॉलिकल, ग्राफियन, जिसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होता है तो ओवम आ जाता है बाहर, और ओवम के ऊपर भी लेयर होती है विच इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा, तो जिससे जो ओवम को प्रोटेक्शन देती है। बेसिकली ये जो है ना, ये आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, काफ़ी एक लंबा प्रोसेस होता है, बट मैं आपको इसके लिए एक चीज़ ज़रूर बताना चाहती हूँ जो जिसका कन्फ्यूजन बहुत रहता है। सबसे पहले लोग ये बोलते हैं, तो दो तरह से ओवम जो है मैच्योर होता है। एक तरह होता है कि ओवम बिल्कुल मैच्योर हो गया, ठीक है, बिल्कुल मैच्योर का मतलब है कि वो ओवम ना स्पर्म से मिल गया, तो वो कह सकते हो कि हाँ ये ओवम बिल्कुल मैच्योर है। क्योंकि बेटा आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ओवम तभी एकदम मैच्योर होता है जब स्पर्म आता है। जब तक उसको स्पर्म नहीं मिल रहा तब तक ओवम की वॉल में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, यानी कि जो जोना पेल्यूसिडा वाली वॉल है उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो वो वॉल सहित है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओवम निकल रहा है वो उस वॉल के साथ निकल रहा है, यानी कि इमेच्योर एग निकल रहा है, राइट, समझ रहे हो, तो इमेच्योर एग निकल रहा है। लेकिन जब स्पर्म आया तो स्पर्म ने उस वॉल को हटा दिया, और इस वॉल को हटा के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस से क्या करा, फर्टिलाइजेशन, यानी कि ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस आपस में मिल गए, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस जब आपस में मिल गए तो वो वॉल तो चली गई, वो वॉल हो गई गायब, तो इसको बोलते हो कि ये है एकदम मैच्योर ओवम। तो आप कह सकते हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओवम हमारी बॉडी से निकल रहा है वो एक तरह से इमेच्योर है। क्यों, कहे कि उसको स्पर्म ही नहीं मिला। नेक्स्ट देखो, next है how many ova are formed in a month? Normally a single ovum is formed in 28 days in the ovary by the process called oogenesis, यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन को बोलते हो स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम के फॉर्मेशन को बोलते हो oogenesis, ठीक है। 28 डेज में एक ओवम बनता है। नेक्स्ट आता है नेम द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो तो मैं आपको ये चीज़ पढ़ा चुकी हूँ, एक बार आप यहाँ पे देखते जाओ, तो मैं इसको हम लोग फिर से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या चीज़ें होती हैं, पेयर ऑफ ओवरीज। कितनी ओवरी होती है, पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज कैसा सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी, तो करेगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, oogenesis करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोटेक्शन, जैसे कि प्रोडक्शन, जैसे कि आपने पढ़ा था कि टेस्टिस में स्पर्म बन रहा है, टेस्टिस में ही मेल हार्मोन भी बन रहा है, टेस्टोस्टेरॉन। इन द सेम वे यहाँ पर आप ये चीज़ देखोगे, यहाँ पर आप ये देखोगे कि ओवरी के अंदर ही बेसिकली क्या हो रहा है, ओवम बन रहा है, और ओवरी के अंदर ही फीमेल हार्मोन बन रहा है विच इज कॉल्ड एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जिसको आप बोलते हो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट है ओविडक्ट। मैंने आपको बताया था फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट ये दोनों सेम चीजें हैं। हैव अ फनल शेप्ड ओविडक्ट, यानी कि फनल शेप होता है, ये थोड़ा इसका स्ट्रक्चर ना इस तरह से होता है, ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इधर की तरफ ओवरी होती है और यहाँ बीच में होता है ऐसा यूट्रस, और ये वाला स्ट्रक्चर होता है वेजाइना का, तो थोड़ा इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन क्या है ओविडक्ट का, ये एग को रिसीव करता है, यानी कि ओवरी एग को रिलीज करती है, तो ओविडक्ट क्या करता है, एग को बेसिकली रिसीव करता है। ऐसे समझो कि आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ओवरी है, ओविडक्ट है, यूट्रस है। ओवरी ने एग को रिलीज करा, ओवरी से एग चला गया ओविडक्ट में, ओविडक्ट में स्पर्म मिला तो भी जाएगा यूट्रस में, नहीं मिला तो भी जाएगा यूट्रस में। अगर स्पर्म मिला तो यूट्रस में रुक जाएगा, नहीं मिला तो इस यूट्रस से बाहर चला जाएगा। तो बेसिकली आप कैसे याद रखोगे कि स्पर्म जो है ओवम जो है कहाँ जाएगा, ओविडक्ट में जाएगा। यूट्रस कैसा होता है, यूट्रस पियर शेप्ड ऑर्गन है, यूट्रस जो है इन्वर्टेड पियर शेप्ड ऑर्गन है, और इसमें क्या होता है, बेसिकली बेबी की ग्रोथ होती है, उसका डेवलपमेंट होता है, और यूट्रस कहाँ ओपन होता है, सर्विक्स में, और जो सर्विक्स वेजाइना के साथ मिलके बनाता है बर्थ कैनाल। वेजाइना स्टार्ट्स फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का लोअर एंड है वेजाइना जो कि आउटसाइड की तरफ है, और ये एक मस्कुलर इलास्टिसिटी है, यानी कि जो वेजाइना होता है उसकी जो मसल्स है वो काफ़ी इलास्टिक होती है, तभी तो बेबी के बर्थ के टाइम पर वो इतना ज़्यादा रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो उनकी जो मसल्स हैं वो काफ़ी इलास्टिक हैं, है ना, इलास्टिक मसल्स होती हैं। तो बेसिकली ये चाइल्ड बर्थ में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, और ये बेसिकली स्पर्म को रिसीव करती हैं ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन।
तो बेसिकली वेजाइना इज अ लॉन्ग ट्यूब जो कि यूट्रस तक जाता है। वल्वा क्या है? वल्वा बेसिकली एक्सटर्नल फीमेल जेनिटेलिया है जिसमें यूरेथ्रा आता है। वेजाइना गार्डेड बाय 2 पेयर्स ऑफ मस्कुलर लिप्स, जिसको इनर वाले को आप बोलते हो लेबिया माइनोरा और आउटर वाले को आप बोलते हो लेबिया मेजोरा। व्हाट इज क्लाइटोरिस? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज क्लाइटोरिस, यानी कि क्लिटोरिस क्या होता है बेसिकली ऑन द अपर पार्ट ऑफ वल्वा। वल्वा क्या था? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, यूरेथ्रा, इनके अपर रीजन पर यूरेथ्रल ओपनिंग के जस्ट अबव प्रेजेंट होता है क्लिटोरिस। ये स्मॉल इरेक्टाइल क्लिटोरिस विच इज हाईली सेंसिटिव टू टच, इंक्रीजेस सेंसिटिविटी। बेसिकली ये क्या है? एक सेंसिटिव पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। यहाँ से बेसिकली क्या होता है? इरेक्टाइल, यानी कि जैसे हम मेल्स में भी बोलते हैं इरेक्शन, है ना, तो बेसिकली स्पर्म रिलीज हो रहा है, सीमेन रिलीज हो रहा है, तो इन द सेम वे फीमेल्स में भी क्या हो रहा है? यहाँ से इरेक्टाइल ऑर्गन है ये उनका। नेक्स्ट देखिए, व्हाट हैपेंस टू द यूट्रस इफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो आपको पता है अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा तो यूट्रस का एंडोमेट्रियम कहेगा मुझे भैया आप कहीं नहीं जाना, बहुत दिन बाद यहाँ पे स्पर्म आया, मैं अब यहीं रहूंगा। तो बेसिकली एंडोमेट्रियम थिक हो जाएगी ताकि वो डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प कर सके डेवलपिंग बेबी को। नेक्स्ट आता है नेम द 2 हार्मोन सेक्रेटेड बाय द फॉलिकल विद देयर फंक्शन। फॉलिकल्स आपको मैंने बताया था ओवम के ऊपर वाली लेयर्स, तो फॉलिकल क्या करती हैं? हार्मोन सेक्रेट करती हैं। एस्ट्रोजन ओव्यूलेशन के पहले विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि ओव्यूलेशन होने के पहले आपकी बॉडी में ये हार्मोन रिलीज होता है। ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? ओवरी से ओवम का निकलना, ओवरी से ओवम का बाहर निकलने को ही आप बोलते हो ओव्यूलेशन। कुछ टर्म्स याद कर लो। oogenesis का मतलब है ओवम का बनना, oogenesis का मतलब है ओवम का बनना, और ओव्यूलेशन का मतलब है ओवरी से बनकर बाहर को निकलना। तो ओव्यूलेशन का मतलब है जब ओवम बाहर निकल जाता है ओवरी से और आगे की तरफ जाता है, तो ये होता है ओव्यूलेशन। तो बेसिकली अभी जो मैंने आपको 1 to 28 डेज की साइकिल बताई थी, उसमें जो 14th डे था जिसमें ओवम बाहर आ रहा था, उसको बोलोगे ओव्यूलेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट बोल रहे हैं द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हेल्प करेगा जो कि आप पढ़ चुके हो। द सेकेंड हार्मोन जिसको प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है मैं आपको बता रही, इसमें लिखा नहीं है बट मैं आपको बता रही, प्रोजेस्टेरॉन होगा सेकेंड हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन बेसिकली क्या करता है? अगर यहाँ पर सपोज करो प्रेगनेंसी हो रही है ना, तो प्रोजेस्टेरॉन ही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को थिक करता है। नेक्स्ट देखिए, इसीलिए ओव्यूलेशन के बाद बनता है प्रोजेस्टेरॉन, और वो पहले बनता है। बाद बनेगा तभी तो थिक कर पाएगा ना, पहले बनेगा तो कैसे करेगा जब ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द यूट्रस इफ इट फर्टिलाइजेशन हैज फेल्ड टू टेक प्लेस। तो आपको पता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो यूट्रस क्या करेगा? यूट्रस का एंडोमेट्रियम कहेगा मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे अब जाना है बाहर। तो क्या होगा? वो ओवम के साथ बाहर की तरफ निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, और इसको आप बोल सकते हो वीपिंग ऑफ यूट्रस, यानी कि एक तरह से हमारा यूट्रस रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि ओवम लॉस्ट हो गया। वो चाहता था कि ओवम को स्पर्म मिले और ओवम हमारे साथ रहे, लेकिन ओवम लॉस्ट हो गया तो यूट्रस रो रहा है और एंडोमेट्रियम भी रो रहा है और सब चले गए इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो ये होता है जब यूट्रस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द फॉलिकल आफ्टर रिलीजिंग द एग। द रेमिनेंट ऑफ द फॉलिकल आफ्टर रिलीजिंग द ओवम परसिस्ट फॉर सम टाइम टू कन्वर्ट इनटू येलो मास नाउ नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। बेसिकली जो रेमिनेंट है, यानी कि सपोज करो ये फॉलिकल जो मैंने आपको बताया था फट जाएंगे और ओवम बाहर निकल जाएंगे, राइट। अब ये ओवरी के अंदर नहीं है, ओवम के ऊपर जो मतलब लेयर्स थी वो फॉलिकल्स जब रप्चर होगा ओवम, तो बेसिकली ये फॉलिकल का क्या होगा? तो जो रेमिनेंट ऑफ फॉलिकल है दैट विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम वाला पोर्शन है दैट विल सेक्रेट प्रोजेस्टेरॉन फॉर बेबी डेवलपमेंट के लिए, यानी कि बेबी डेवलपमेंट के लिए प्रोजेस्टेरॉन की हमें जरूरत है क्योंकि एंडोमेट्रियम को थिक करेगा। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम ये हार्मोन बनाएगा, लेकिन सपोज करो प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो हमें प्रोजेस्टेरॉन की इतनी जरूरत नहीं, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजेनरेट। क्या हो जाएगा? डीजेनरेट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है व्हाट इज कॉप्यूलेशन। तो ये आपको पता है, यानी कि मेल और फीमेल, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि पीनस जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाएगा फॉर कॉप्यूलेशन यानी कि फॉर इजैक्यूलेशन, तो इसी को क्या बोलोगे आप? कॉइटस और कॉप्यूलेशन। हाउ इज प्लेसेंटा फॉर्म? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लेसेंटा कैसे बनता है? कई बच्चों को क्वेश्चन होता है मैम प्लेसेंटा क्या होता है? तो प्लेसेंटा बेसिकली एक तरह से बेबी और मदर को अटैच कर रहा है। द प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड ऑफ 2 सेट्स ऑफ माइन्यूट फिंगर लाइक called villi
One set of villi are given out by the uterine wall and the other set by allantoisis as extension from the embryo. तो बेसिकली आपको इतनी सारी चीजें प्लेसेंटा से आपसे नहीं पूछी जाएंगी, इतना डिफिकल्ट जो इसमें लिखा है। आपको बेसिकली ये लिखना है कि हाँ प्लेसेंटा बेबी और मदर को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, सो दैट जो भी सब्सटेंस है वो टू एंड फ्रॉम मदर टू फीटस जो है आ जा सके। नेक्स्ट है व्हाट इज द रियल कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सीमेन। आप पढ़ चुके हो, सीमेन एक व्हाइट स्टिकी फ्लूइड होता है जिसमें बहुत मिलियंस ऑफ स्पर्म है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर निकलता है, जो सेक्रीशंस है सारे ग्लैंड्स के, दैट इज कॉल्ड अ सेमिनल फ्लूइड, और यही फ्लूइड सीमेन बनाता है और यही सीमेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है। देखो तो हमारे बेसिकली हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस कर लिए, चलो एक बार देख लिया जाए। देखो इतने सारे क्वेश्चन तुम लोग ने सॉल्व कर लिए। सबसे पहले तुम लोग ने लिविंग ऑर्गेनिज्म करा, फिर आपने पूरा डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ी है ना। अब आप लोग को पढ़ना है गिव रीजंस वाले क्वेश्चन। चलो गिव रीजंस वाले क्वेश्चन करते हैं। अब तो रीजंस पे अच्छे से दे सकते हैं क्योंकि काफी चीजें पढ़ ली हैं। द अम्बिलिकल कॉर्ड इज द लाइफ लाइन ऑफ द फीटस। बोल रहा है जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, आपने देखा भी होगा जब बच्चा पैदा होता है तो ऐसा ना उसके नाभि से कुछ मतलब काटा जाता है कॉर्ड जैसा, और फिर वो कुछ टाइम तक अटैच रहता है, तो दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। तो बोल रहा है द अम्बिलिकल कॉर्ड इज द लाइफ लाइन ऑफ द फीटस। ये लाइफ लाइन क्यों है? द कैपिलरीज इन द प्लेसेंटा आर कनेक्टेड टू एन आर्टरी एंड वेन। ध्यान से सुनना, प्लेसेंटा के अंदर कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स, ये सब तो जानते होगे ना, आर्टरी वेन को जोड़ने वाली चीजों को कैपिलरी बोलते हैं। तो द कैपिलरी inside the placenta, पूरा आंसर ये हम लोग पढ़ेंगे, are connected to an artery and vein which runs into the umbilical cord from the embryo's abdomen। यानी कि एम्ब्रियो के पेट से, बेसिकली जो बच्चा है उसके पेट से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू क्या नाम है, वेन्स और ये सारी चीजें ट्रैवल कर रही हैं। द मेटर्नल ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट। मम्मी का जो ब्लड है उसमें न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, हार्मोन है, वाटर है, टू द प्लेसेंटा from where they are passed on by diffusion to the blood vessels of the umbilical cord। यानी कि प्लेसेंटा में जाएगा। प्लेसेंटा ने तो आपको पता है कि मदर और फीटस को कनेक्ट कर रहा है, तो मदर जो भी न्यूट्रिशन है वो प्लेसेंटा में जाएगा। प्लेसेंटा से डिफ्यूजन के थ्रू ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी, अम्बिलिकल कॉर्ड में जाएंगी, जो कि कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो से। दैट इज वाई अम्बिलिकल कॉर्ड भाई लाइफ लाइन है फीटस की। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं होगा तो फीटस तक खाना और न्यूट्रिशन, वाटर, ऑक्सीजन कैसे जाएगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो फीटस से बाहर कैसे आएगा। नेक्स्ट है द मदर्स blood does not circulate through the embryo. If there was a direct continuity of blood between the mother and the fetus without placenta, the relatively high pressure of the, ये तो कॉमन सेंस है की बात है कि मदर का ब्लड डायरेक्टली फीटस से अटैच क्यों नहीं होता। प्लेसेंटा क्यों बनता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन क्यों होता है, अलग क्यों होता है, ताकि एकदम से ब्लड ना आ जाए। अगर एकदम से ब्लड फ्लो करेगा तो फीटस तो भाई छोटा सा है ना, बिल्कुल भाई वो छोटा, सपोज करो इतना बड़ा बच्चा ही तो डायरेक्ट डेवलप नहीं होता, छोटा सा एक जाइगोट, एक सिंगल सेल है, धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है। तो अगर उसको बहुत सारा ब्लड एक साथ मिल जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो इसलिए कनेक्शन बनाते हैं हम, उसके बीच में बना होता है। नेक्स्ट है ताकि हाई प्रेशर से ब्लड ना आए, ताकि वो डैमेज ना कर सके डेलिकेट टिश्यू ऑफ द फीटस को। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। विच इज द मोस्ट फेवरेबल टाइम फॉर कंजम्पशन इन ह्यूमन फीमेल, चलो ये बताते हैं। देखो कंजम्पशन का मतलब है कि किस टाइम पे, कंजम्पशन का मतलब आप कह सकते हो किस टाइम पे फीमेल कंसीव कर सकती है, यानी कि किस टाइम पे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। तो बेसिकली ये जो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने आपको पढ़ाया था ना, चलो नोट्स में पढ़ते हैं। देखो बेसिकली मैंने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको बताया था ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने आपको ये बताया था कि ये जो साइकिल होती है ये 1 to 28 डेज की होती है। सपोज करो क्या चल रहा है 1 जून, तो ये 1 जून से कब तक की रहेगी, 28 जून तक, ठीक है। अब 1 से लेकर के 14 तारीख तक तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। 1 से लेकर समझ लो आप 10 तारीख तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन 10 to 17 डेज के बीच में, 10 to 17 डेज के बीच में होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या हुआ, आप समझ लो कि 1 जून को कुछ नहीं हुआ, लेकिन 10 जून से लेकर 17 जून के बीच में होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब है कि ओवरी रिलीज करती है ओवम। ओवरी क्या रिलीज करती है, ओवम को रिलीज करती है, ठीक है। और इस टाइम पे हार्मोन्स का लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है और सारी चीज़ें पीक पे होती हैं। तो बेसिकली 10 to 17 डेज पे क्या होता है, ओव्यूलेशन। और इस टाइम पर अगर इस टाइम पर फीमेल को स्पर्म मिल गया,
है ना। अगर इस टाइम पे स्पर्म फीमेल की बॉडी में गया तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि स्पर्म की लाइफ 3 से 5 दिन होती है। तो सपोज करो अगर 1 जून को स्पर्म गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, तो वो 4-5 दिन रहा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद मर जाएगा, उससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। फर्टिलाइजेशन इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ओवम है ही नहीं ना, ओवम तो अभी रिलीज ही नहीं हुआ। लेकिन अगर 10 to 17 डेज के बीच में अगर क्या नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में स्पर्म जा रहा है, तो इस टाइम पे चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे फीमेल की बॉडी में ओवम रिलीज होता है और ओवम इसी टाइम पर इंतजार कर रहा होता है स्पर्म का। तो इस टाइम पे अगर ऐसा होता है तो चांसेस ऑफ कंजम्पशन सबसे हायर होते हैं। तो बेसिकली जब हम नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ते हैं तो उसमें हम ये भी बताते हैं कि बेसिकली फीमेल अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो तो आपको 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर बेसिकली सेक्स क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है What happens to the just fertilized egg zygote? आपको पता है कि डिवाइड करेगा, यूट्रस में जाएगा। How does the newborn announces its arrival? The newborn announces it by letting out sharp cry. अरे ये कैसा क्वेश्चन आ गया, मैंने लगा बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूबॉर्न कैसे बताएगा वो आया, तो रोने लगेगा, भै 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 मम्मी मैं आ गया, ऐसा नहीं कहेगा, बस भै भै होगा। A single ejaculation by human male contains how many? बहुत सारे। What is the result of implantation? Implantation का मतलब है प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन क्या होता है, यानी कि जब जाइगोट बन के यूट्रस की वॉल से चिपक रहा है, इसी प्रोसेस को बोलते हो इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट है व्हाट डज द फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी सिग्निफाई? फर्स्ट क्लियरिंग द प्रोसेस ऑफ बेबी रेस्पिरेटरी पैसेज, ठीक है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा? आपको पता है, यानी कि सब इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट को, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमनियन, ठीक है, ये पढ़ते हैं। व्हाट इज एमनियन? देखो एमनियन ना, जैसे जो बेबी होता है ना, उसके अराउंड में एक सैक टाइप का होता है, तो उसके अंदर भरा हुआ होता है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। एमनियन सैक के अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूइड, इसमें बेबी बेसिकली डेवलप हो रहा है, ठीक। तो एमनियोटिक फ्लूइड जब भरा होता है ना, तो वहाँ पर जो एमनियोटिक फ्लूइड था उसका मेन फंक्शन ये था कि वो कोई भी अगर बेबी में जेनेटिक डिसऑर्डर है या कोई भी उसमें ऐसी बीमारी है जो पता लग सकती है, तो उस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के उससे टेस्ट कर लेते थे कि बेबी का क्या नाम है, ये बीमारी तो नहीं है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। लेकिन कुछ टाइम पे क्या हुआ, लोगों ने इस एमनियोटिक फ्लूइड का गलत इस्तेमाल करने लगा। गलत इस्तेमाल इन द सेंस, उससे वो बेबी का सेक्स आइडेंटिफाई करने लगे कि फीमेल है या मेल है। मेल होता था तो कुछ नहीं, फीमेल होता था तो इट इज फॉलोड बाय फीमेल फिटोसाइड, यानी कि मार देते थे उसको। इसीलिए अब जो टेस्ट होता है ना एमनियोटिक फ्लूइड से, वो बैन कर दिया गया है इस वजह से, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड से अगर आप कोई भी टेस्ट कर रहे हो तो आपको उससे बेबी का जेंडर पता चल जाता है। तो ये होता है एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन। डिस्क्राइब द रोल ऑफ पिट्यूटरी इन द बर्थ प्रोसेस। द पिट्यूटरी, अच्छा ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। देखो पिट्यूटरी का फंक्शन क्या होता है, पिट्यूटरी जानते हो क्या होता है? पहले तो ये बताओ मुझे, कोई एमनियोटिक फ्लूइड का मैंने आपको बता दिया, पहली बात तो सपोर्ट भी देगा फीटस को, लेकिन जो इसका ड्रॉबैक था वो भी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आता है आपका, हाँ पिट्यूटरी। देखो बेसिकली क्या होता है ना, पिट्यूटरी एक ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है ये? एंडोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी एक कैसा ग्लैंड है? पिट्यूटरी है एक एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? हार्मोन सेक्रीट करना। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन के टाइम पर, यानी कि जब डिलीवरी होने वाली होती है बेबी की, तो पिट्यूटरी, तो जो यूट्रस के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिससे ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है। वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन फर्दर और कॉन्ट्रैक्शन करता है बेसिकली वेजाइना के मस्कुलर वॉल में, ताकि बेबी जो है ईजिली बाहर की तरफ आ सके। और जब वो कॉन्ट्रैक्शन और करता है तो बेसिकली और ज्यादा ऑक्सीटोसिन फिर रिलीज होने लगता है। जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना सिग्नल और मिलेगा कि और ऑक्सीटोसिन रिलीज हो। तो ऑक्सीटोसिन का बेसिकली फंक्शन है वेजाइना की मस्कुलर वॉल्स को, बर्थ कैनाल का जो पैसेज है उसको कॉन्ट्रैक्शन करने का, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने का, जिसकी वजह से बेबी क्या हो सके, एक्सपेल्ड आउट हो सके टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल। नेक्स्ट आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। वो हार्मोन वो भी पिट्यूटरी सेक्रेट करता है। जो मैमरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट है, मिल्क प्रोडक्शन होगा फॉर बेबी की फीडिंग के लिए, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होगा।
हाउ लॉन्ग फिक्सेशन में कितना टाइम लगता है, विद इन अ वीक, यानी कि एक वीक अगर आप फर्टिलाइजेशन हुआ, ओवम को स्पर्म मिला, तो विद इन अ वीक में क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है फीमेल की बॉडी में। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द फंक्शन, ये आप पढ़ चुके हो। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सपोज करो कि जो स्पर्म है ना उसको मतलब आर्टिफिशियली कलेक्ट कर लिया गया, तो ये है आर्टिफिशियल। द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम द मेल इज इंट्रोड्यूस इनटू द means of a syringe at the time of ovulation. There are sperm banks where sperms are stored in liquid nitrogen. Basically sperm को artificially store कर रहे हैं और फीमेल की बॉडी में उसको जो है आर्टिफिशियल तरह से सिरिंज के थ्रू इंजेक्ट कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन होने के लिए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल मतलब आप जानते हो, इंसेमिनेशन मीन्स, इन मीन्स बेसिकली क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर आपको सीमेन को भेजना है। सेमिनेशन मीन्स क्या है, सीमेन, ठीक है। तो इंसेमिनेशन। गिव द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो, ठीक है। देखो ये समझ लो, सबसे पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होके क्या बनेगा, जाइगोट। अब ये चीज एक ध्यान से समझना, हेप्लॉइड होती हैं गेमीट्स। कैसी होती हैं, हेप्लॉइड, यानी कि N+N। इसको ऐसे समझो कि आपके में क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46। कितना है, 46। लेकिन आपकी गेमीट में क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाता है, 23। यानी कि आपके पास था क्रोमोसोम डबल, लेकिन आपकी गेमीट के अंदर क्रोमोसोम कैसा है, हाफ। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि भाई हाफ गेमीट को एक और गेमीट से भी तो मिलना है। तो जब हाफ नंबर क्रोमोसोम एक और हाफ नंबर क्रोमोसोम से मिलेगा तो वो फुल नंबर क्रोमोसोम बना लेगा। यानी कि 23 गेमीट वाला जब 23 गेमीट वाले से मिलेगा तो 46 बना लेगा। लेकिन सपोज करो ये डिवाइड ना होता, 46 रहता, तो पूरा मतलब सिस्टम ही, क्रोमोसोम नंबर पैटर्न ही खराब हो जाता ना। तो इसलिए जिसमें यहाँ पे होता है मियोटिक डिवीजन। मियोटिक माने हमारा जो बेसिकली क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाता है बाय मियोटिक डिवीजन, जिसकी वो कहते हैं हेप्लॉइड गेमीट। तो हम है डिप्लॉइड, यानी कि हमारी बॉडी है डिप्लॉइड। जाइगोट कैसा बनता है, डिप्लॉइड। तो हम डिप्लॉइड है, लेकिन जो गेमीट हम प्रोड्यूस करते हैं वो होती है हेप्लॉइड, ताकि उसकी प्लॉइडी जो है खराब ना हो। तो बेसिकली गेमीट्स कैसी हैं, हेप्लॉइड। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो जाइगोट बना है 2n, ये 2n समझाने के लिए मैंने आपको इतनी चीजें बताई। नेक्स्ट है, ये जाइगोट डिवाइड करेगा बॉल ऑफ सेल्स बनाएगा, तब इसको मोर्यूला बोलेंगे। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ट्रोफोब्लास्ट। इनर मास ऑफ सेल, कई सारी सेल्स बनाएगा अंदर की तरफ, ब्लास्टोसिस्ट। इम्प्लांटेशन कर लेगा, तो ये इसको क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन, यानी कि 7 से 8 दिन के बाद इतने सारे प्रोसेस करने के बाद इम्प्लांट हो जाएगा। और फिर जब ये डेवलप होने लगेगा तो यानी कि 3 वीक्स में क्या हो जाएगा, एक छोटा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। एडवांस एम्ब्रियो क्या होगा, दिल विल बन जाएगा, है ना, हार्ट बन जाएगा। फीटस क्या होगा, यानी कि हाथ पैर बनने लगेंगे। इन्फेंट क्या होगा, बॉर्न आफ्टर एट द एंड ऑफ 40 वीक्स to 80 डेज। तो ये आपको स्टेजेस बता रहा है बेसिकली, किस स्टेज में जो है बेबी का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। तो देखो हम लोग लास्ट पे ही है, क्योंकि इसके बाद जो भी चीज़ें हैं ना वो एक तरह से 1 वर्ड आंसर्स हैं। जो भी हमारा ये है ना बस खत्म ही होने वाला है। इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जिसका आंसर्स आपको ही करना है ज़्यादा से ज़्यादा। एक्सप्लेनेशन बस खत्म ही होने वाला है। देखिए ट्विंस की बात आती है कि मैम आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते हैं। तो इसको देखो, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि ट्विंस में आइडेंटिकल वाला और नॉन आइडेंटिकल क्या होता है। देखो तो आइडेंटिकल ट्विन का बेसिकली मतलब होता है कि आइडेंटिकल का मतलब है सेम, नॉन आइडेंटिकल का मतलब है अलग। अब आइडेंटिकल ट्विन कैसे हुए, सपोज करो एक ओवम है और एक स्पर्म है, ठीक है। एक ओवम और एक स्पर्म में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। तो जो डेवलपिंग ओवम है ना वो बीच से डिवाइड हो गया, यानी कि 2 पार्ट्स में अलग हो गया और दोनों अलग अलग डेवलप हो रहे हैं। कॉमन प्लेसेंटा है, सारी चीजें कॉमन है, लेकिन वो दोनों क्या हो गए, जो एग था, सपोज करो एक सर्कुलर एग था इस तरह का, वो एग जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वही
सेम एग दो पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इससे जो ट्विंस होते हैं वो आइडेंटिकल एकदम सेम होते हैं और इनका जो सेक्स है वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्योंकि सेम ही ये क्या नाम है, डिवाइड हो रहा है। फ्रेटर्नल यानी कि नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कैसे होते हैं, सपोज करो एक एग ये है और एक एग ये है, ठीक है। ऐसे बाई चांस होता है कि दो एग होते हैं और दोनों अलग अलग स्पर्म से क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है, और अलग अलग डेवलप करते हैं। जो ऐसे ट्विंस होते हैं वो दिखने में सेम नहीं होते, इनका सेक्स सेम भी हो सकता है और इनका सेक्स अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पर बता रहा है अकर व्हेन टू सेपरेट एग्स आर फर्टिलाइज एट द सेम टाइम बट बाय डिफरेंट स्पर्म, यानी कि जो स्पर्म है वो भी कैसा होगा, अलग। उसमें सेम क्यों है, क्योंकि स्पर्म कैसा है, स्पर्म भी सेम, एग भी सेम, तो जो बच्चे बनेंगे वो भी सेम ही बनेंगे, लेकिन इसमें कैसे बनते हैं, अलग बनते हैं। तो इसलिए उसको आइडेंटिकल बोलते हैं, इसको नॉन आइडेंटिकल बोलते हैं। साइमस ट्विंस वो होते हैं जो आपस में एकदम ना जॉइंट होते हैं, यानी कि सम पॉइंट ऑफ देयर बॉडीज, उनकी बॉडीज जॉइंट होती है। आपने ऐसा देखा होगा। हाउ लॉन्ग द स्पर्म, ये तो सेम क्वेश्चन है। स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या क्या फेजेस आते हैं, ये है। मेंस्ट्रुअल फेज में बेसिकली आता है फॉलिक्यूलर फेज, ये पढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज आपको समझा देते हैं लास्ट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 5th डे, यानी कि ये वाला जो फेज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आप कैसे पढ़ रहे हो, 1 जून से 28 जून तक पढ़ रहे हो, तो अब याद रखो कि 5th जून पे क्या होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 5th डे, कब स्टार्ट होगा, 5th डे पे, एंड लास्ट अप टू द 13th डे, कब तक रहेगा, 13 डे तक। द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ड्यूरिंग दिस फेज द ओवरी बिगिंस टू फॉर्म अ न्यू एग, यानी कि इस टाइम पे, यानी फॉलिकुलर फेज में 1st to 5th, यानी कि 1st to 5th जून पे क्या करेगी, ओवरी नया एग बनाने को शुरू कर देगी और ये फॉलिकल के अंदर क्या करेगा, ग्रो करेगा और मेच्योर होगा और क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल। और यही ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगी, हार्मोन बनाएगी जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। ये हार्मोन क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी यूट्रस को कि वो रिसीव करे ओवम, और यूट्राइन वॉल क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी और नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स को क्या करेगी, डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स बनाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि फॉलिकुलर फेज में जो स्टार्ट होता है वो 5th डे पे स्टार्ट होता है और इस टाइम पे हमारी ओवरी में नया ओवम बनता है और नया ओवम बन के 14th या 13th 10 to 17 डेज के बीच में हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, जिसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो नेक्स्ट वाला जो फेज होता है उसको कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज। फॉलिकुलर फेज का मतलब है कि नया ओवम बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ओवरी में बन रहा है। और ल्यूटियल फेज का मतलब, जैसे सॉरी ओव्यूलेटरी फेज का मतलब होता है कि अब ओवम बाहर निकल जाएगा। तो फॉलिकुलर फेज ओवम बना, ओव्यूलेटरी फेज ओवम ओवरी से बाहर निकल गया। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये है ओव्यूलेटरी फेज, ये होता है 14th डे पर। कैसे रिलीज होता है, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है ल्यूटियल फेज, यानी कि इसमें क्या होता है, फॉलोइंग द डिस्चार्ज ऑफ द ओवम, यानी कि इस फेज में क्या होता है, बेसिकली देखो 3 फेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मैं इसको ऐसे समझाती हूँ फिर से, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना जो बेसिकली वो है 3 फेज में। कितने फेज में है मेंस्ट्रुअल साइकिल, 3 फेज में, ठीक। पहले फेज में आप कहते हो कि फॉलिक्यूलर है, कैसा फेज है ये फेज है फॉलिक्यूलर। फॉलिक्यूलर फेज का मतलब है ओवम बन रहा है, ओवम का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। ये साइकिल के कौन से दिन पर होता है, 5th डे से स्टार्ट हो जाता है। 5th डे से क्या हो जाता है, ये स्टार्ट हो जाता है। दूसरी चीज आती है ओव्यूलेटरी फेज, यानी कि अब ये होता है 10 to 17 डेज के बीच में। उसमें 14th लिखा है क्योंकि ज्यादातर इसी डे पे होता है, ठीक। 14th डे पे क्या होता है, ओवम होता है रिलीज। और लास्ट वाला जो फेज है ल्यूटियल फेज, इस फेज में क्या होता है, ओवम क्या करता है, ओवम सारे जो फॉलिकल का रेमिनेंट होता है दैट विल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। किस में कन्वर्ट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। अगर यहाँ पर ओवम को स्पर्म मिलता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता है जिससे यूट्रस की वॉल थिक होती है और वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या देता है, एक अच्छा एनवायरमेंट देता है वहाँ रहने के लिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करती है और एंडोमेट्रियम के साथ ओवम बाहर निकल जाता है, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस यानी कि बेसिकली क्या करा गया, इट इज अ प्रोसेस इन विच द एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन फ्रॉम द मदर टू डिटेक्ट एनी क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिफेक्ट। मैं आपको ये बता चुकी कि एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रोसेस जिसमें मदर से एमनियोटिक फ्लूइड को लेते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड में क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि बेबी में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन लोग इसका मिसयूज क्या करते हैं, इसका मिसयूज करते हैं बेबी का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए।
नेक्स्ट है व्हाट इज फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ स्पर्म टू द एग, द एक्रोसोम। मैंने आपको बताया था स्पर्म का जो ऐसे हेड था ना, ऐसे जो सांप जैसे स्ट्रक्चर उसका जो हेड था, तो मैंने आपको कहा था इसके अंदर एक्रोसोम है। यही एक्रोसोम क्या करेगा, ओवम में जो है चेंजेस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से स्पर्म जो है ओवम तक जा पाएगा। ठीक है, तो ये एक्रोसोम की बात हो गई। नेक्स्ट था, चलो इसको मिटा देते हैं, है ना। नेक्स्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। देखो तो यहाँ पर बता रहे हैं, ये आप ऐसे समझो कि जो हार्ट है ना, बेसिकली जो बेबी है मेरे को डेवलप हो रहा है, तो बेसिकली जो 2-3 मंथ्स में ना मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं बच्चे के, 3 मंथ्स तक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हाथ पैर बनते हैं। ठीक, फिर लास्ट के मंथ्स में बॉडी पे हेयर आना, ये सारा प्रोसेस होता है। तो बोल रहे हैं चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी कैसे होती है, यानी कि जब बेबी पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो वो सिग्नल देने लगता है ब्रेन, बताया ना कि सिग्नल एक पहुंचता है ब्रेन तक, यानी कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड तक। और मैंने आपको बताया कि जब सिग्नल पहुंचता है तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं द हार्ट इज एनलार्ज स्लाइटली एंड ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय नियरली 25% in order to care for the requirements of the baby. The mouth of the womb, instead of being hard and fibrous, becomes soft and pliable. This is because the cervix, which normally has a diameter no larger than a drinking straw, has to dilate by 5 or 6 inches to permit passage of the baby. यानी कि बोल रहा है जो माउथ है बेसिकली सर्विक्स का, यानी कि जो सर्विक्स है वो क्या होता है, डायलेट होता है, यानी कि बड़ा होने लगता है क्योंकि बेबी बाहर आना है। मसल फाइबर्स ऑफ द बर्थ कैनाल इलोंगेट, यानी कि जो मसल्स हैं बर्थ कैनाल के, सर्विक्स और वेजाइना के, वो इलोंगेट करते हैं और इलास्टिक होते हैं ताकि बेबी इजिली बाहर आ सके। This is because the shorter fibers normally present would never be able to withstand the stress of delivery. यानी कि मसल फाइबर्स अगर एनलार्ज नहीं करेंगे तो बेबी बाहर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इजीली एक्सपेल्ड आउट हो जाए बेबी, इस वजह से जो मसल फाइबर्स हैं और जो बर्थ कैनाल है वो क्या होता है, इलास्टिक होता है। तो ये सेम चीज़ आपको बताई गई है कि प्रोसेस कैसे होता है डिलीवरी का। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस प्रोसेस को ना डिलीवरी ऑफ बेबी को बोलते हैं पार्चुरेशन, यानी कि डिलीवरी ऑफ चाइल्ड को आप बोलते हो पार्चुरेशन, लिख लेना कहीं पर। और फर्टिलाइजेशन के बाद वाले प्रोसेस को क्या बोलते हो, इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट देखिए, ये आपको और उसके बारे में बताया गया है कि कैसे मिल्क कैसे बनता है, टिश्यूज कैसे बनते हैं, क्या चीज़ें प्रेजेंट होता है, क्या सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, सेक्स हार्मोन का क्या फंक्शंस होता है, हाउ डज द रिटेंशन ऑफ ब्लड विद इन पेनिस हेल्प ह्यूमन, दिस कॉजेज द पेनिस, यानी कि रिटेंशन ऑफ ब्लड, अगर पेनिस में जो है ब्लड होगा तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पेनिस एनलार्ज होगा, हार्डन होगा एंड बिकम इरेक्टाइल। नेक्स्ट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में बेसिकली क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी में आप देखते हो, वैसे टेस्ट ट्यूब बेबी शायद आप में है नहीं, बट मैं आपको एक बार बता देती हूँ। टेस्ट ट्यूब बेबी में कई सारे मेथड होते हैं जिसको आप बोलते हो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी ये नहीं है कि ट्यूब में एक बेबी फॉर्मेशन हो रहा है। टेस्ट ट्यूब बेबी ये है कि आपने ओवम को लिया, स्पर्म को लिया, ठीक है, ओवम को लिया, स्पर्म को लिया, और एक ट्यूब में क्या करा, ऐसा एनवायरमेंट दिया कि ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज करके जाइगोट बन गए। अब वो जाइगोट से टेस्ट ट्यूब के अंदर ही बेबी नहीं बनने लगेगा, अब उस जाइगोट को आप फीमेल के अंदर क्या करोगे, इंसर्ट करोगे, यानी कि फीमेल के अंदर इंसर्ट करोगे। तो ये फर्टिलाइजेशन होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और अगर आप जाइगोट को अर्ली स्टेज में इंसर्ट कर रहे हो तो ये कहलाता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और अगर आप बाद में करोगे, यूट्रस में करना पड़ेगा, यानी कि जाइगोट आपने काफी डेवलप करा दिया, इतना डेवलप करा दिया कि वो फेलोपियन ट्यूब में नहीं रहेगा, यूट्रस में रहेगा, तो इसको बोलोगे इन यूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, इन विट्रो यूट्राइन ट्रांसफर। तो बेसिकली यूट्रस में भेज रहे हो तो यूट्राइन ट्रांसफर होगा, जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब में भेजोगे तो जिफ्ट होगा। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है कि जो स्पर्म है और जो ओवम है वो बेसिकली क्या करता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर बता रहा है कि जो ट्यूब है ना उसमें स्पर्म और ओवम आता है और वहाँ स्पर्म और ओवम आके फर्टिलाइजेशन करता है और फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाता है, जाइगोट को बनाता है। नेक्स्ट देखिए,
अभी आपको मैंने बताया था स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म्स कौन है, स्टोर कौन करेगा, एपिडाइडमिस। ह्यूमन जेस्टेशन पीरियड, ह्यूमन जेस्टेशन का मतलब समझते हो, जेस्टेशन का मतलब है कितने दिन तक बेबी जो है मदर के वूम में रहेगा, जेस्टेशन यानी कि 9 मंथ्स तक रहता है तो 280 डेज। These parts of the human sperm enter the ovum during fertilization, कौन सा पार्ट जो है ओवम के अंदर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एंटर करेगा, हेड एंड मिडिल पीस, ठीक है। नेक्स्ट, इन द फीमेल इक्विवेलेंट ऑफ द पीनस इज द, यानी कि पीनस से रिलेटेड कौन है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन शायद छुप गए हैं, वेस्टिब्यूल, वेजाइना होना चाहिए, ठीक है। The ruptured Graafian follicle persist and convert into, किसमें कन्वर्ट होगा, into an endocrine tissue called, इसको पेन पहले चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, किसमें चेंज होगा, कॉर्पस ल्यूटियम में होगा। One egg is normally released from one ovary in the human females after, अरे ये सब तो आपको पता ही होगा ना, 28 days। The middle piece of sperm, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये रिवीजन हो जाएगा। The middle piece of sperm in human male reproductive system has abundant माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, ये भी लिख दो, ये प्रोवाइड करेगा एनर्जी। नेक्स्ट है, द एक्सपेल्शन ऑफ द फीटस फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर इन अ ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड, अरे भाई पता है, अभी बताया, पार्चुरेशन। द ओवरीज प्रोड्यूस ओवर बाय द प्रोसेस कॉल्ड, अरे ये कैसा क्वेश्चन है, oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस तो स्पर्म बनाएगा। देख रहे हो सारे क्वेश्चंस कितने इजीली आएंगे। अब जब तक आप यहाँ पहुंचोगे ना वीडियो देख के, तो आपको सारे कोई क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे जो नहीं बनेंगे, क्योंकि आपने केवल पीवाईक्यू नहीं पढ़े हैं, आपने पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ा है चैप्टर का। नेक्स्ट है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एग नॉर्मली अकर्स इन द, पता है यूट्रस में तो इम्प्लांटेशन होता है, वेजाइना से तो स्पर्म जाते हैं, तो कहाँ होगा, फैलोपियन ट्यूब। एक और एरो लगा देते हैं, ठीक, 3 लग गए, बुरा होता है, एक और लगा देते हैं। नेक्स्ट देखो, फर्टिलाइजेशन ट्रू फॉल्स है ये, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वेजाइना, बोल रहा है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, वेजाइना में होता है, नहीं भाई वेजाइना में कब से होने लगा, तो इसका सही आंसर मैं लिखूंगी, ठीक है, यहाँ पर लिखूंगी फॉल्स, और इसका सही आंसर क्या लिखूंगी मैं, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, राइट। पेंसिल ले लेते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल इज अ पार्ट ऑफ टेस्टिस, अरे नहीं भाई ये कम से होने लगा, कौन सा होता है, सेमिनिफेरस होता है ना, यूरिनिफेरस नहीं होता, कौन सा होता है, सेमिनिफेरस। फिम्ब्रियाe फ्रिंगिंग द ओविडक्ट फनल पुश द रिलीज्ड ओवम इनटू द यूट्रस, यूट्रस में नहीं, कहाँ भेजता है, फैलोपियन ट्यूब में। तो ये कुछ ट्रू फॉल्स हैं जो आपको करने हैं। नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या है, चूज द ऑड वन आउट, जो आपको खराब लग रहा है इसमें, जो आपको लग रहा है ये तो यार ऐसा हो ही नहीं सकता, उसे आपको क्या कर देना है, यहाँ से चुपचाप से भगा देना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी आपको यही दिए हैं, गिव वन वर्ड है शायद ये, द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको बोलते हो मेनोपॉज, ठीक है। द रिलीज ऑफ द मैच्योर एग बाय द रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, इसको बोलते हो ओव्यूलेशन। द ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इन अ यंग फीमेल, ठीक है, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलोगे, नहीं प्यूबर्टी बोलोगे, रिप्रोडक्टिव फेज है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, इसको बोल दोगे फर्टिलाइजेशन, ठीक। द एक्सपल्शन ऑफ द फीटस फ्रॉम द बॉडी ऑफ ह्यूमन फीमेल, इसको बोलोगे पार्चुर। राइटिंग बेटा बहुत गंदी बना रही हूँ, बट थोड़ा सा आपको पता है कि मैं क्या लिख रही हूँ, ठीक है। द फिक्सिंग ऑफ डेवलपिंग जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट ऑन द यूट्राइन वॉल, चलो थोड़ा अच्छा लिख देती हूँ, इम्प्लांटेशन, ठीक है, मैं आपको बता दे रही हूँ, आप इसको नोट डाउन करते जाओ। नेक्स्ट है रप्चर ऑफ फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन अभी हम लोगों ने कहीं और लिखा है ना, द रिलीज ऑफ द मैच्योर एग बाय द रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। The process by which ova are produced in the ovary, oogenesis, the period of intrauterine fetal development, इसको क्या बोलते हो, gestation, जितने दिन तक डेवलप होगा। monthly discharge of blood and disintegrated tissue in human female, इसको आप क्या बोलते हो, menstrual cycle से होता है ये monthly discharge। the attachment of the fertilized egg to the roof of the uterus, implantation होगा, endometrium से जुड़ेगा। the process by which sperm undergo maturation, यानी कि ऐसा process जिसमें sperm क्या करता है, maturation करता है। तो basically maturation कब करता है, formation के बाद epididymis में जाता है, वहां पे मैच्योरेशन करता है। तो बेसिकली आपका पूरा ये जो था ये कंप्लीट हो गया। कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जिसको आपको एज अ होमवर्क सॉल्व करना है। आई होप सबको समझ में आया होगा और आपका पूरा ये चैप्टर रिवीजन हो गया। थैंक यू सो मच। और इस तरह से आपको क्या करने हैं, आंसर्स अच्छे से लिखने हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट हम लोग क्या नाम है, नए यूट्यूब, इसको एडिट कर दीजिएगा सर प्लीज, जो मैंने आखिरी में बोला।